स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। आज हम लोग दृष्टि का आर्थिक परिदृश्य देखने जा रहे हैं। आर्थिक परिदृश्य में क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देखो, इकोनॉमी से ज्यादातर करंट के क्वेश्चन ही आते हैं। फैक्चुअल देखा जाए अगर कोर्स से, तो 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे इकोनॉमी के देखने को मिल जाएगा, लेकिन सबसे ज्यादा इकोनॉमी के करंट से ही रिलेटेड होते हैं। तो चलिए देखते हैं पहला राजकोषीय घटनाक्रम में। तो राजकोषीय घटनाक्रम में पहला आता है रैंप योजना, वेरी इंपॉर्टेंट प्री और मेंस के पर्सपेक्टिव से। तो ये रैंप योजना किस के लिए चलाया गया है? तो एमएसएमई के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने के लिए ये चालू किया गया है। ठीक है। और दूसरी बात है, रैंप योजना में विश्व बैंक भी सहायता कर रहा है। तो रैंप योजना एमएसएमई को के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और गति प्रदान करने के लिए चलाया जा रहा है रैंप योजना। और दूसरी बात है कि रैंप योजना में विश्व बैंक सहायता दे रहा है। ठीक है। इसकी अवधि रैंप योजना की कितनी होगी? 5 साल होगी। 5 साल, 21-22 से लेके 25-26 तक इसकी अवधि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एमएसएमई के सुधार के पे कौन कौन सी कमेटी या समिति बनी थी। तो ये याद रखना कि एमएसएमई में सुधार और मजबूती हेतु यूके सिन्हा की समिति बनी थी। यूके सिन्हा की समिति, केबी कामत की समिति। ठीक। और प्रधानमंत्री के जो आर्थिक सलाहकार परिषद है, उसके द्वारा भी एमएसएमई के सुधार और आर्थिक या मजबूती हेतु सिफारिश की गई थी। ठीक है। तो दो कमेटी हमने बताया, यूके सिन्हा कमेटी और केबी कामत कमेटी, ये दोनों एमएसएमई के सुधार और मजबूती से जुड़े हुए हैं। ठीक। रैंप योजना के उद्देश्य की बात करें, क्या उद्देश्य है रैंप योजना के उद्देश्य? तो एमएसएमई कार्यक्रम से जुड़े संस्थानों और शासन को मजबूत करना। तो जो एमएसएमई से जो जुड़े हुए संस्थान हैं, इंस्टीट्यूट हैं और गवर्नेंस है, उनको क्या करना? मजबूती देना। ये रैंप योजना का उद्देश्य है। बाजार और ऋण तक एमएसएमई की पहुंच बेहतर करना, ये क्या है? रैंप योजना का उद्देश्य है। केंद्र राज्य संबंधों और साझेदारियों को बेहतर करना, ये रैंप योजना का उद्देश्य है। एमएसएमई को भुगतान होने वाली देरी का समाधान करना। तो भुगतान में होने वाली देरी का भी समाधान एमएसएमई का किस योजना के तहत है? रैंप योजना के तहत है। अब देखो, मेंस में क्या होगा ना, बस अगर इसी का जो उद्देश्य रखा गया है, एम रखा गया है, जो उद्देश्य रखा गया है, ये इस उद्देश्य के उल्टा नकारात्मक बोल दोगे तो ये एमएसएमई की प्रेजेंट समय में क्या है? एमएसएमई की प्रेजेंट समय में दिक्कतें चल रही हैं या चुनौतियां हैं। तो जैसे कि बोल दें कि एमएसएमई कार्यक्रम से जुड़े संस्थान और शासन में मजबूती नहीं है। ठीक है। दूसरी बोल दें कि बाजार और ऋण तक एमएसएमई का पहुंच नहीं है। तो ये हमारी चुनौतियां हैं। तो ये चुनौतियां होगा, उसी चुनौतियों के समाधान के लिए रैंप योजना लाया गया। मेंस में लिखने के लिए आएगा काम। नेक्स्ट, इसी में एमएसएमई को पर्यावरण के अनुकूल बनाना भी इसी रैंप योजना का क्या है? उद्देश्य है। अब केंद्रीय बजट 2022-23 पे एक नजर डालते हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीजें निकल के आई हैं उसको देखते हैं केंद्रीय बजट में। पहली बात की बजट का 2022-23 के बजट का आकार क्या है? तो 39.45 लाख करोड़। 39.45 लाख करोड़ क्या है? बजट का आकार है इस बार जो 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया था। ये बजट में जो कुल प्राप्तियां होंगी, वो कुल प्राप्तियों में अगर देखें तो 55.88% हिस्सा किससे होगा? राजस्व से प्राप्त होगा। और वहीं 44.12% पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। और ये दोनों मिलके कितना बना देंगे? 39.45 लाख करोड़ बना देंगे। ठीक है। तो ध्यान रखना, राजस्व से प्राप्तियां सबसे ज्यादा हो रही हैं, उसके बाद पूंजीगत प्राप्तियां हो रही है। राजस्व से कितना? 55.88 और पूंजीगत से प्राप्तियां कितना हो रहा है? 44.12। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि वर्तमान समय में कितना अनुमानित किया गया है जीडीपी का, कितना परसेंट राजकोषीय या फिजिकल डिफिसिट होगा 2022-23 में? तो देखो, अगर अमाउंट में देखें तो 16.61 लाख करोड़ क्या है? राजकोषीय घाटा है। और वह जीडीपी के परसेंटेज के रूप में देखें तो 6.4% है। कितना? 6.4% अनुमानित रहने का है 2022-23 के लिए राजकोषीय घाटा। पहली बात। दूसरी बात पूछा जाए कि राजस्व घाटा कितना है? तो 9.90 लाख करोड़ है राजस्व घाटा। कितना? 9.90 लाख है राजस्व घाटा। अगर हम जीडीपी के हिसाब से देखें तो 3.8% है। कितना? 3.8% है राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा देखें तो जीडीपी का इस 2022-23 में कितना रहने का अनुमान है? तो 2.6% है। प्रभावी राजस्व घाटा कितना है? 2.6 है। प्राथमिक घाटा अगर हम देखें तो जीडीपी का कितना रहने का अनुमान है? तो 2.8% रहने का अनुमान है। प्राइमरी डिफिसिट या प्राथमिक घाटा। तो देखो, सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफिसिट। ठीक है। उसके बाद रेवेन्यू डिफिसिट। रेवेन्यू डिफिसिट के बाद हमारा प्रभावी या इफेक्टिव रेवेन्यू घाटा, प्रभावी राजस्व घाटा। उसके बाद हमारा आता है प्राथमिक घाटा। ये हमारा सीक्वेंस है। हमेशा ये इधर जाएंगे तो पैसा क्या होगा? कम होगा। घाटा परसेंटेज में जीडीपी में देखें या अमाउंट में तो वो कम होगा। ठीक है। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं, तो एक बार रिवीजन करते हैं, जो घाटा है वो परसेंटेज में कितना है। तो फिजिकल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा हमारा कितना है? 6.4 अनुमानित रहने की उम्मीद है। वहीं पे अगर राजस्व घाटा देखें तो 3.8% रहने का उम्मीद है। और
प्राथमिक घाटा देखें तो 2.8 रहेगा और इफेक्टिव प्रभावी प्राथमिक राजस्व घाटा कितना रहेगा, 2.6 रहेगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है। राजस्व राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा, और ये हमारा है प्राथमिक घाटा और प्रभावी प्राथमिक घाटा ये। ठीक, तो ये हम लोग देख लिए सीक्वेंस में। अब देखो कि जो बजट बोला गया है, जगह जो बजट में व्यय के कंपोनेंट क्या क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, सीक्वेंस में पूछ लेता है। बजट में व्यय के कंपोनेंट कैसे, किस मुद्दों पे सबसे ज्यादा बजट में पैसा कैसे एलोकेट किया गया है। तो व्यय करने का देखें तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें व्यय होता है तो ब्याज अदायगी पे होता है। कितना परसेंट होता है, 20% होता है ब्याज अदायगी पे, एक नंबर। दूसरे नंबर पे देखें तो करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा, जो कर और शुल्क आता है राज्यों को हिस्सा दिया जाता है वित्त आयोग के द्वारा जो सिफारिश किया जाता है, उसमें देखा जाए तो 17% है। तो ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे देखें तो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं आएंगी, केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं आएंगी जिसपे 15% किया जाएगा। तो एक नंबर ये, दो नंबर पे राज्यों के हिस्सा, तीसरे पे केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, और चौथे नंबर पे रक्षा आ जाएगा। ठीक है, और आर्थिक सहायता जो सब्सिडी है ना, वो भी पूछा जा सकता है कि सब्सिडी कितना जीडीपी का व्यय होता है। जीडीपी का अगर दे दे कि जीडीपी का कितना परसेंट सब्सिडी पे व्यय होता है, तो ये ध्यान रखना 8% जीडीपी का सब्सिडी पे व्यय होता है। वही डिफेंस पे कितना होता है, तो ये भी 8% के करीब होता है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना, व्यय के मेन कंपोनेंट याद रखना। पहले नंबर पे ब्याज अदायगी में सबसे ज्यादा किया जाता है, देन करों और शुल्कों में राज्यों का हिस्सा 17% किया जाता है, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं 15% किया जाता है, तब आता है रक्षा 8% और सब्सिडी भी 8%। ठीक, ये ध्यान रखना। ये तो हो गई हमारी व्यय की। अब देखें कि जो हमारा बजट में प्राप्तियां होंगी, प्राप्तियों का कंपोनेंट क्या है, किस हिसाब से प्राप्तियां, और सबसे ज्यादा कहां से प्राप्तियां होता है, जो पैसे आते हैं गवर्नमेंट के पास, सबसे ज्यादा प्राप्तियां देखें तो उधार और अन्य देयताएं के रूप में 35% जो उधार दिया होता है और अन्य देयताएं होते हैं, उससे हमारा क्या होता है, 35% प्राप्तियां होता है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी से कितना, 16%। वहीं निगम कर से कितना, 15%। आयकर से भी 15%। तो ध्यान रखना, एक नंबर पे क्या है, उधार और अन्य देयताएं, दूसरे नंबर पे जीएसटी, तीसरे नंबर पे कॉर्पोरेट टैक्स या निगम कर, और चौथे नंबर पे है आयकर। तो ये ध्यान रखना सीक्वेंस में, ये प्राप्तियों का सीक्वेंस सबसे ज्यादा उधार और अन्य देयताएं से सरकार को प्राप्तियां होती हैं, उसके बाद जीएसटी से प्राप्तियां होती हैं, देन निगम कर से प्राप्तियां होती हैं, देन आयकर से होती हैं। अगर जीएसटी आप प्रत्यक्ष कर में पूछे तो आप निगम कर मारना सबसे पहला। अगर कर में केवल पूछ ले, केवल कि कर में सबसे ज्यादा किससे प्राप्तियां होती हैं, निगम कर, आयकर, और उसमें जीएसटी हो तो जीएसटी मारना। ठीक, बस एक याद रखना कि जो रक्षा पे व्यय है 3,85,370 करोड़ रुपया है, 3,85,370 करोड़ है। वहीं शिक्षा पे 1,04,278 रुपया है। ये दोनों याद रखना। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि किस योजना में गवर्नमेंट ने, जो गवर्नमेंट है, भारतीय सरकार है, किस योजना पे सबसे ज्यादा खर्च कर रही है। ये यूपीपीसीएस का पेड क्वेश्चन है, पूछ लेता है अक्सर। तो उसको देखते हैं कि प्रमुख योजनाओं पे आवंटन कितना है, खर्च कितना है। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पे देखें तो इस बार 37,800 करोड़ है। वहीं जल जीवन मिशन पे देखें तो कितना है, 60,000 करोड़ है। कितना है, 60,000 करोड़ है। पीएम किसान पे देखें तो कितना है, 68,000 है। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पे कितना बजट एलोकेटेड है इस बार, तो 6400 है। और प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना पे 10,000 एलोकेटेड है। ये कुछ मोटा मोटा है जिसको जानना चाहिए। अब पूछ लेगा कि किस योजना पे सबसे ज्यादा खर्च कर रही है, तो पीएम किसान योजना पे 68,000 कर रहा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे 60,000 हमारा किस पे किया जा रहा है, जल जीवन मिशन पे किया जा रहा है। तो ये दोनों याद रखना, सबसे ज्यादा खर्च किस पे किया जा रहा है, पीएम किसान योजना पे। ठीक, उसके बाद जल जीवन मिशन पे किया जा रहा है 60,000। ठीक, नेक्स्ट ये है कि अमृतकाल किसको बोला जाता है, अमृतकाल का लक्ष्य क्या होगा। ठीक है, अमृतकाल भी किसको बोलते हैं, तो देखो ये 75वां वर्ष हम बना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का क्या मना रहे हैं, अमृत महोत्सव। ठीक, ये 75वां बना रहे हैं। इसके बाद हम लोग मनाएंगे 100 साल पे। तो इसमें जो 25 साल का गैप है, इस 25 साल के गैप को अमृतकाल के रूप में बोला गया है। तो देखो अमृतकाल के लिए क्या लक्ष्य रखा है, समझ गए हो ना। 100वीं वर्षगांठ और 75वीं वर्षगांठ के बीच में जो समय है उसको अमृतकाल के रूप में घोषित किया गया। ठीक है, तो अब ये देखो कि क्या इंपॉर्टेंट है इसका, अमृतकाल का लक्ष्य क्या है, तो उसको देख लें। पहला लक्ष्य है कि सूक्ष्म आर्थिक स्तर, समग्र समावेशी कल्याण पे बल देते हुए आर्थिक विकास करना। अर्थात क्या करना है, इंक्लूसिव ग्रोथ करना है, समावेशी विकास पे बल देना है। और साथ ही साथ सूक्ष्म आर्थिक स्तर पे, तो माइक्रो इकोनॉमिक पे के स्तर पे, माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे ये क्या करना है, समावेशी कल्याण और आर्थिक विकास पे क्या करना है, बल देना है। ध्यान रखना, बस समावेशी जानते हो, इससे काम चल जाएगा। प्रौद्योगिकी जनित विकास, जो टेक्नोलॉजी के आधार पे विकास करना, ऊर्जा ट्रांजिशन
और जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन देना। तो ऊर्जा ट्रांजिशन एक संक्रमण, ऊर्जा का संक्रमण किसको बोलते हैं? देखो, एक रिन्यूएबल होता है, एक नॉन रिन्यूएबल होता है। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रांजिशन स्टेट है या संक्रमण है, उसी को बोलते हैं ऊर्जा का संक्रमण। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल से रिन्यूएबल, नॉन अनवकरणीय से नवकरणीय ऊर्जा की तरफ। ठीक, तो ये है टेक्नोलॉजी आधारित होना चाहिए। तीसरा क्या है कि निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुआयत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला वर्सेस साइकिल की बात किया गया है। वर्सेस साइकिल कैसे होता है, इंपॉर्टेंट है। तो वर्सेस साइकिल को प्रमोट करना, ठीक है ना, या निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुआयत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाले वर्सेस साइकिल को क्या करना है, चलाना है। वर्सेस साइकिल बड़ा इजी है, देख लेंगे एक बार साइकिल को। लेकिन अभी समझ गए कि नहीं, अमृत काल के लक्ष्य के रूप में 3 है। एक तो इंक्लूसिव ग्रोथ, जहां भी दिखे वो मार देना। दूसरा टेक्नोलॉजी का उपयोग दिखे या ट्रांजिशन एनर्जी के बारे में बात किया जाएगा तो वो होगा। जलवायु परक कार्य को प्रोत्साहन देना, जब भी भाई ट्रांजिशन एनर्जी कर रहे हैं तो जलवायु परक प्रोत्साहन ही कर रहे हैं, तो वो उसी से मिल जाएगा। तो दूसरा टेक्नोलॉजी को मारना, और तीसरा क्या है, वर्सेस साइकिल को ये स्पीड देना, वर्सेस साइकिल को सुदृढ़ करना, वर्सेस साइकिल को सुदृढ़ करना। वर्सेस साइकिल देख लेंगे आगे। नेक्स्ट है कि सकल कर राजस्व जीडीपी का कितना है। तो सकल कर राजस्व जीडीपी का 10.7 है, जिसमें प्रत्यक्ष कर से कितना 5.5 और अप्रत्यक्ष कर का परसेंटेज कितना है जीडीपी में 5.2। तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर देखें तो शीर्ष 3 कर राजस्व है। शीर्ष 3 कर राजस्व कौन कौन है? एक तो जीएसटी है, जीएसटी में 7.8 लाख करोड़ की प्राप्तियां भी होंगी। निगम कर में 7.2 लाख करोड़ प्राप्तियां होंगी। वही आयकर में कितना 7। देखो परसेंटेज जब देखे थे ना तो 15% इसका भी दिया था, 15% इसका भी दिया था, लेकिन निगम कर हम बोले थे ज्यादा है तो 7.2 लाख करोड़ है, जबकि आयकर कितना है 7 लाख करोड़ है। तो ये याद रखना फैक्ट। तो शीर्ष 3 कर राजस्व कौन है? एक तो जीएसटी है, ठीक है, उसके बाद दूसरा है कारपोरेट टैक्स और तीसरा है इनकम टैक्स। ठीक, तो ये 3 शीर्ष कर राजस्व है। सब्सिडी देखो, सब्सिडी, कुल सब्सिडी इस बार जो बजट में है वो दिया गया आपको। तो बजट में 2023-22 बजट में इतना रखा गया है सब्सिडी, तो 3,55,638.61 करोड़ रखा गया है। 3,55,638.61 करोड़ रखा गया है। ये इस बार के बजट में रखा गया, जबकि 21-22 के बजट में रखा गया था 4,87,871.82। तो ये तो क्वेश्चन नहीं अमाउंट के रूप में नहीं पूछेगा, लेकिन पिछले वर्ष से अगर देखा जाए तो सब्सिडी में कितनी कटौती किया गया है। ये पहले 4 लाख से ऊपर था, अभी 3 लाख के करीब आ गया है। तो देखो 27.10% सब्सिडी में क्या किया गया, कटौती किया गया, और ये इंपॉर्टेंट है। तो पिछले साल की तुलना में इस बार क्या किया गया, कटौती किया गया है सब्सिडी में। कितना किया गया है? 27.10। वहीं पे देखा जाए कि अगर सब्सिडी हम किन किन मदों पे देते हैं तो 96.33, ये सिर्फ 3 मदे हैं, 4 मदे हैं, खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज भुगतान। ये 4 मदों पे, ये चारों मदों को मिला लिया जाए तो वो 96.33% हो जाता है इसी का। कौन कौन? खाद्य, उर्वरक, पेट्रोलियम और ब्याज भुगतान। इन मदों पे सबसे ज्यादा सब्सिडी दिया जाता है। ठीक, अब देख लो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा। सबसे ज्यादा खाद्य मद पे सब्सिडी दी जाती है। खाद्य मद पे सबसे ज्यादा सब्सिडी दी जाती है। कितना दिया जाता है? 58.16% दिया जाता है खाद्य सब्सिडी पे, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद यूरिया सब्सिडी पे दूसरे नंबर पे है, और वो दिया जाता है 17.78%, 17.78% पे किसके लिए दिया जाता है? यूरिया सब्सिडी के लिए। तो ये दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे देखें तो पोषण आधारित जो सब्सिडी है वो 11.81% है, पोषण आधारित। वहीं एलपीजी सब्सिडी देखा जाए तो उसका सब्सिडी में देखा जाए तो क्या रेशियो है, तो 1.63% सब्सिडी का एलपीजी पे दिया जाता है। ठीक, तो ये आई थिंक समझ गए होंगे। सबसे ज्यादा खाद्य, देन यूरिया, उसके बाद पोषण, और लास्ट वन देखें तो एलपीजी पे 1.63%। ऐसे ऑप्शन दिया जाएगा कि सब्सिडी दिया जाता है एलपीजी पे, वो 2% से ज्यादा दिया जाता है। अभी हाल के आंकड़ों पे देखा जाए तो नहीं, ऐसा नहीं है, 1.63 है। तो ऐसे क्वेश्चन यहीं से निकलेंगे, आपको सोचना पड़ेगा। जितनी बार अच्छे पढ़ेंगे, जितनी बार अच्छे से रिवीजन करेंगे, उतना ही क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि बजट को प्रोत्साहित करने के लिए कितनी प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। तो बजट को प्रोत्साहित करने के लिए 4 प्राथमिकताएं क्या की गई हैं, निर्धारित की गई हैं बजट के विकास को प्रोत्साहन करने के लिए। एक तो है पीएम गति शक्ति, ठीक है, दूसरा है समावेशी विकास, और तीसरा है उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उदयीमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। तो ये तीसरा है, बहुत लंबा है। चौथा निवेश का वित्त पोषण है। तो ये 4 प्राथमिकताएं निर्धारित किया गया है, जिसमें तीसरा है उत्पादकता, संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य। तो ये ऊर्जा संक्रांति और जलवायु परक कार्य 1 में रख लो, और उत्पादकता, संवर्धन और निवेश ये 1 हो गया, और
उदीयमान अवसर, ये तीन, तो इसमें तीन पार्ट में डिवीजन करके देखा जाएगा आगे। तो ये चार प्राथमिकताएं हैं जो बजट में विकास को प्रोत्साहन करने के लिए निर्धारित की गई हैं। ठीक, तो ध्यान रखना। तो अब पीएम गति शक्ति जो एक प्राथमिकता है उसमें देखें तो पीएम गति शक्ति के कितने इंजन हैं, तो 7 इंजनों पर आधारित है पीएम गति शक्ति, ये ध्यान रखना। 7 इंजन कौन है? सड़क है, रेल है, एयरपोर्ट है, पतन है, सार्वजनिक परिवहन है, जलमार्ग है और लॉजिस्टिक और संरचना है, लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये 7 पे आधारित है पीएम गति शक्ति। ठीक है, तो 7 इंजन हैं किसके? पीएम गति शक्ति के, ये ध्यान रखना। 7 इंजनों पे आधारित है पीएम गति शक्ति। कौन कौन? सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पत्तन, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक, इंफ्रास्ट्रक्चर या अवसंरचना। अब 7 इनकी उद्देश्य की बात करें पीएम गति शक्ति के उद्देश्य के बारे में, तो देखो उद्देश्य बड़ा सिंपल है कि हमारे इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? बहुत पुअर है, और लॉजिस्टिक भी हमारा क्या है? लॉजिस्टिक भी हमारा बहुत पुअर है। इसको प्रमोट करना, इसको उठाना या इसका विकास करना ही मेन उद्देश्य क्या है? पीएम गति शक्ति का है। तो एक तो अवसंरचना, आधुनिक विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना और लॉजिस्टिक सक्रिय का विकास करना। ठीक है, तो ये जो 7 इंजन बताए थे उसमें एक इंजन है सड़क परिवहन। ठीक है ना, सड़क परिवहन की बात करें तो सड़क परिवहन में देखो बात कहा गया कि 2022-23 में पीपीपी मॉडल के तहत 4 स्थानों पे लॉजिस्टिक पार्क तैयार किया जाएगा। कितने? 4 स्थानों पे मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एमएलपी, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क तैयार किया जाएगा। कितने? 4 स्थानों पे। ठीक है, और ये कैसे होगा? पीपीपी मॉडल पे होगा। रेलवे में देखो क्या क्या विकास करने की बात कहा गया, तो रेलवे में इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना। तो एक स्टेशन एक उत्पाद की अवधारणा को लोकप्रिय बनाना। जो कवच है ना, कवच कवच जो रेल सुरक्षा से जुड़ा हुआ है उसका विस्तार करना, तो कवच का विस्तार करना दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा है 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का विकास करना। 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का डेवलप करना, विकास करना। कितने? 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल का। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये रेलवे में था। अब आ जाते हैं दूसरा जो विकास प्राथमिकताएं थे हमारे बजट का, वो था समावेशी विकास। क्या था? दूसरा समावेशी विकास। समावेशी विकास में देखें तो कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग में क्या इंपॉर्टेंट घोषणा हुआ उसके बारे में देखा जाए तो 2023 को राष्ट्रीय कंदन वर्ष के रूप में, मिलेट्स के रूप में, मिलेट्स मोटा अनाज, 2023 को राष्ट्रीय कंदन वर्ष के रूप में घोषित किया गया है, पहली बात। दूसरी बात है कि 163 लाख किसानों को 163 लाख किसानों को 2.3 लाख करोड़ रुपए एमएसएमई का भुगतान किया गया। तो पूछ लिया जाएगा कि एमएसएमई का भुगतान 2023 में कितना रखा गया है, तो 2.37 लाख करोड़ रखा गया। कितने किसानों को? तो 163 लाख किसानों को। नेक्स्ट क्या है कि कृषि और खाद्य प्रसंस्करण में, फूड प्रोसेसिंग में रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन करना है, इसमें बात है। प्रथम चरण में गंगा नदी से सटे, जो गंगा नदी के सट्टे हैं उनसे 5 किलोमीटर के दायरे में कृषि भूमि पर विशेष ध्यान। तो जो गंगा नदी से सटा हुआ है 5 किलोमीटर एरिया है उस पर कृषि करना, ये भी इस एम में है। नेक्स्ट है किसानों की सहायता है, तो किसान ड्रोन का प्रयोग करना। तो किसान ड्रोन प्रयोग करना किसानों की सहायता के लिए, जैसे कीटनाशक का छिड़काव हो गया या फर्टिलाइजर का छिड़काव है वो ड्रोन के माध्यम से किया जाना, या आकलन करना। जो बीमा फसल बीमा योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसके तहत अगर फसल नष्ट हो जाती है तो ड्रोन की सहायता से उसका आकलन करना कि कितना नष्ट हो गया। तो ये सब है किसान ड्रोन का प्रयोग। सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना, सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना और सम्मिश्रित पूंजी कोष को नाबार्ड से सहायता। तो एक तो सम्मिश्रित पूंजी कोष की स्थापना की बात कही गई है एग्रीकल्चर में, ध्यान रखना। ठीक है, सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना की बात कही गई है, और इसमें सहायता कौन करेगा? सम्मिश्रित पूंजी कोष को तो नाबार्ड करेगा। कौन करेगा? सम्मिश्रित पूंजी कोष की सहायता नाबार्ड करेगा। ठीक, नेक्स्ट हमारा है केन बेतवा लिंक परियोजना। ये इसी बजट में घोषणा किया गया है, और कितना अनुमान लगाया गया है इस परियोजना पे खर्च होगा, तो ये बताया गया है 44,605 करोड़। और इस केन बेतवा लिंक परियोजना जब सफल हो जाता है तो कितने 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। केन बेतवा लिंक से, परियोजना से कितने लाख? 9.1 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी केन बेतवा लिंक से। ठीक, केन बेतवा लिंक से और फायदा क्या होगा? तो 103 मेगावाट का हाइड्रो पावर होगा, बनेगा, और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन होगा केन बेतवा लिंक से। ठीक, अगर देखें इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ये समावेशी विकास पढ़ रहे हैं, उसी में समावेशी विकास जो था ना प्राथमिकता है उसमें अभी देख रहे हैं इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। इस इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम को बढ़ा के 23 मार्च 2023 तक कर दिया गया है। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 23 तक कर दिया गया, 23 मार्च तक। अब गारंटी की दायरा जो था इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में, जो गारंटी का दायरा था 50,000 रुपया था,
50,000 करोड़, सॉरी, गारंटी का दायरा जो 50,000 करोड़ था, अब उसे बढ़ा के 5 लाख करोड़ कर दिया गया है। ठीक है, तो जो गारंटी का दायरा 50,000 करोड़ रुपए था, उससे बढ़ाकर कितना कर दिया है, 5 लाख करोड़ कर दिया है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम में, ये ध्यान रखना। दूसरा है क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेज का पुनरुद्धार। ठीक है, तो इसमें अगर देखें तो एमएसएमई को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण देने की बात कहा गया है इसमें, और 2022 से 23 से रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस रैम्प जो स्टार्ट प्रोग्राम क्रियान्वित किया जाएगा, उसमें 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए क्या किया जाएगा, परिव्यय किया जाएगा। तो रैम्प प्रोग्राम हम लोग अभी देख लिए। ठीक है, रैम्प का फुल फॉर्म है रेजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस, रैम्प का फुल फॉर्म है। ठीक, नेक्स्ट है समावेशी विकास में गुणवत्ताप्रद शिक्षा और कौशल विकास करना। तो कौशल और आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम का क्रियान्वयन किया जाएगा। ठीक है, इंप्लीमेंटेशन किया जाएगा कौशल और आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम, तो डिजिटल इकोसिस्टम का बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है कि ड्रोन शक्ति की सुविधा प्रदान करना। दूसरा, ड्रोन एज ए सर्विस हेतु स्टार्टअप को प्रोत्साहन करना। तो ड्रोन एज ए सर्विस स्टार्टअप को क्या करना है, प्रोत्साहन देना है और ड्रोन शक्ति सुविधा प्रदान करना। ये भी मेन एम है। वन क्लास वन टीवी चैनल देखें तो शिक्षा में ये 12 चैनल थे। वन क्लास वन टीवी चैनल के तहत 12 चैनल थे, अब उसकी बढ़ा के संख्या कितना कर दिया गया, वन क्लास वन टीवी चैनल के 200 टीवी चैनल का विस्तार कर दिया गया। 12 से बढ़ा के कितना कर दिया गया, 200 कर दिया गया। स्वास्थ्य में देखो क्या क्या जो घोषणाएं हुए, वो स्वास्थ्य में क्या क्या हुआ। नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम का इंप्लीमेंटेशन की बात कहा गया, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा। दूसरी बात है कि मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल लेते हो जो मानसिक बीमारी से जुड़ रहे हैं, जो मानसिक बीमारी से जुड़े हुए हैं या मानसिक बीमारी से ग्रसित हैं, उनके लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम चलाया जाएगा। नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या किया जाएगा, चलाया जाएगा। ठीक, कुछ मिशन हैं उनको इंटीग्रेटेड कर दिया गया है, एकीकृत ढांचा दे दिया गया है। जैसे मिशन शक्ति, मिशन वात्सल और सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2 का इंटीग्रेशन कर दिया गया है। तो ध्यान रखना, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 का एकीकृत ढांचा कर दिया गया है या इंटीग्रेट कर दिया गया है। अब आ जाओ 2022-23 में स्वास्थ्य सेवा हेतु बजटीय आवंटन में देखें तो पीएम पोषण के लिए 10,234 करोड़ रुपया क्या किया गया है, एलोकेटेड किया गया है पीएम पोषण। ये ध्यान रखना। समावेशी कल्याण की बात करें, समावेशी कल्याण में तो नल से जल हर घर नल से जल, इसमें 2022-23 तक 3.8 करोड़, कितने 3.8 करोड़ परिवारों को कवर करना है। कहाँ, हर घर नल से जल में जो मिशन चलाया गया था 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को क्या करा जाएगा, कवर किया जाएगा। नेक्स्ट है पीएम आवास योजना जो है, उसमें 22-23 में 80 लाख घरों का निर्माण कार्य किया जाएगा। 22-23 में कितने, 80 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। पीएम डिवाइन, वेरी इंपॉर्टेंट, पीएम डिवाइन की घोषणा किया गया। ये उत्तर पूर्व में, कहा, नॉर्थ ईस्ट में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास हेतु ये पीएम डिवाइन चलाया गया है। तो ध्यान रखना, पीएम डिवाइन ये नॉर्थ ईस्ट में आवश्यकता आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक सोशल डेवलपमेंट के लिए चलाया गया। तो इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट के लिए पीएम डिवाइन चलाया गया है। कहाँ चलाया गया है, नॉर्थ ईस्ट में चलाया गया है, नॉर्थ ईस्ट के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक, अब देखो डिजिटल पेमेंट, अनुसूचित वाणिज्य बैंक के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट की स्थापना। तो डिजिटल पेमेंट में देखें तो क्या हुआ है कि अनुसूचित जो वाणिज्य बैंक हैं उनके द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट का स्थापना किया जाएगा। किसके द्वारा, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंक यूनिट की स्थापना की जाएगी। ठीक, नेक्स्ट है तीसरा प्राथमिकता था उत्पादकता, संवर्धन एवं निवेश, उदयमान अवसर, ऊर्जा परिवर्तन एवं जलवायु कार्य। इसमें उत्पादकता, संवर्धन एवं निवेश के लिए क्या क्या घोषणाएं किया गया, तो राइट टू नो की जगह नीड टू नो सिद्धांत का पालन किया जाएगा। राइट टू नो की जगह नीड टू नो सिद्धांत का क्या किया जाएगा, पालन किया जाएगा। नेक्स्ट है जो भू दस्तावेज के आईटी आधारित प्रबंधन हेतु जो यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो जारी किया जाएगा। तो भू दस्तावेज में आईटी आधारित यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या किया जाएगा, सबको दिया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी में जीवन की सुगमता के दूसरे चरण का क्रियान्वयन या इम्प्लीमेंटेशन की बात कहा गया है। तो विश्वास आधारित शासन होगा। दूसरी बात 2022-23 में एम्बेडेड चिप के साथ ई पासपोर्ट में अब कैसा आएगा, एम्बेडेड चिप आएगा, तो वो जारी किया जाएगा, ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा एम्बेडेड चिप के साथ। ठीक, नेक्स्ट है संसाधनों के जुटाने में हरित अवसंरचना के संसाधनों हेतु क्या किया जाएगा, जो हरित ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर
हेतु ग्रीन बॉन्ड क्या किया जाएगा, जारी किया जाएगा। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन है, वो जो ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही क्या कर ले, ग्रीन हाउस गैस का एब्जॉर्प्शन कर ले और कार्बन तटस्थ बन जाए इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं हरित अवसंरचना या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। 2022-23 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा डिजिटल रुपए का लॉन्च संचालन होगा। तो डिजिटल रुपए का संचालन किया जाएगा 22-23 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि 15वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पे, वित्त आयोग की सिफारिश के अनुरूप 22-23 में राज्यों की जो जीएसडीपी है वो 4% तक राजकोषीय घाटा अनुमानित है। तो राज्यों का जो जीएसडीपी है उसमें 4% तक राजकोषीय घाटा या फिजिकल डिफिसिट अनुमानित है, जिसमें से 0.0% विद्युत क्षेत्र में सुधार से संबंधित है। तो 0.5% कितना है, विद्युत क्षेत्र के सुधार से संबंधित घाटा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। कर प्रस्ताव पे मेरा अनुमान है कि एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो इसको डिटेल में जरूर देखना है। कर प्रस्ताव तो गलतियों को ठीक करने हेतु जो करदाताएं हैं, करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर करना की अनुमति है। तो जो गलतियां हुई हैं कर रिटर्न दायर करने में, जो करदाताएं हैं या करदाताओं के द्वारा 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर करने का क्या अनुमति दिया गया है कि वो अपनी गलतियों को क्या करें, सुधार कर लें, ठीक। तो करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर करने की अनुमति दी गई है क्योंकि वो अपनी गलतियों को ठीक कर सके, ठीक। तो ये पहला है। दूसरा है राज्य सरकार के कर्मचारियों को एनपीएस खाते में, ध्यान रखना एनपीएस खाते की बात कर रहा है। एनपीएस खाते में कर्मचारियों की कर कटौती सीमा 10% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 14% कर दिया गया। तो एनपीएस खाते में कर्मचारियों की कर कटौती 10% से बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 14% कर दिया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। सहकारी समितियों के लिए 18.5% की वैकल्पिक जो न्यूनतम कर दर था वो उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। ध्यान रखो सहकारी समितियों के लिए जो 18.5% वैकल्पिक न्यूनतम कर दर था उसको अब घटा के कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया है। सहकारी समितियों जिनकी आय 1 से 10 करोड़ रुपए है, जो सहकारी समितियों का आय 1 से 10 करोड़ रुपया है, उनका वर्तमान अधिभार दर कितना है, 12% है, उसमें कमी करते हुए कितना परसेंट कर दिया गया है, 7% कर दिया। सिंपल लैंग्वेज में समझो कि सहकारी समितियां जिनकी आय कितनी है, 1 से 10 करोड़ रुपया है, उस पर अधिभार दर लगाया जा रहा था 12%, अब उसको घटा के कितना कर दिया गया है, 7% कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 7% कर दिया गया अधिभार दर को। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है, कर संबंधित प्रोत्साहन देने के लिए पात्र स्टार्टअप को शामिल करने की अवधि में वृद्धि कर दी गई है। अब जो स्टार्टअप है वो मार्च तक 2023 तक इसकी अवधि वृद्धि कर दी गई है। किसके, जो पात्र स्टार्टअप को शामिल करने के लिए, जो भी स्टार्टअप है उनको शामिल करने की अवधि जो 22 तक थी, अब उसको बढ़ा के कितना कर दिया गया है, 23 तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है कि आभासी परिसंपत्ति जितनी वर्चुअल एसेट हैं उसके अंतरण होने वाली आय पे 30% कर लगेगा। तो जो भी आभासी परिसंपत्ति के अंतरण से होने वाली आय होगी उस पर कितना परसेंट कर लगेगा, 30% कर लगेगा। आभासी परिसंपत्ति की बात की गई है, उसके ट्रांसफर होने पे या आय उससे हस्तांतरण होने पे जो आय प्राप्त होगा उस पर 30% लगेगा, ये ध्यान रखना। ईओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे अधिभार 37% था, वो उसको कम करके कितना कर दिया गया है, 15%। तो ईओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन पे अधिभार 37% जो लग रहा था उसे कम करके कितना कर दिया गया है, 15% कर दिया गया। आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज, जो आय या लाभ पे लग रहा था कोई भी सरचार्ज या उपकर, उसको व्यापारिक व्यय नहीं माना जाता है। तो अभी जो सुधार हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि आय और लाभ पे जो सरचार्ज या उपकर जो लगते हैं उसको व्यापारिक व्यय नहीं मानना है, अब नहीं माना जाएगा, व्यापारिक व्यय नहीं माना जाएगा, ध्यान रखना। जो आय और लाभ पे जो सरचार्ज और उपकर लगते हैं उसको व्यापारिक व्यय नहीं माना जाएगा, व्यापारिक व्यय नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट कर में है कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति जो लाया गया था 2016 में, राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति, उसका उद्देश्य वर्ष 2025 तक क्या करना था कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन क्या करना था, दोगुना करना था। तो वो अब ये बोला गया कि राष्ट्रीय पूंजीगत वस्तु नीति जो 2016 लाया गया है उसका उद्देश्य अब 2025 तक ये कर दिया गया कि पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन क्या करना है, दोगुना करना है, ध्यान रखना। पूंजीगत वस्तुओं और परियोजनाओं आयातों में रियायती दरों को धीरे धीरे समाप्त करना। तो पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयातों में जो रियायती दर दिया जाता था उसको धीरे धीरे समाप्त करना है और 7.5% की आसान टैरिफ दर लागू करना है। तो कितना टैरिफ दर अब कॉमन हो जाएगा, 7.5 होगा, ठीक है। पूंजीगत वस्तुओं और परियोजना आयातों में जो रियायती दर है अब धीरे धीरे कम करके समाप्त करके कर देना है और 7.5% आसान टैरिफ दर लागू करना है, ध्यान रखना। रत्न और आभूषण क्षेत्र
कि प्रोत्साहन हेतु काटे एवं तरासे गए हीरे एवं रतन पत्थरों पे सीमा शुल्क 5% लगाया जाएगा। तो ध्यान रखना, रतन और आभूषण जो काटे और तरासे गए हीरे हैं या रतन पत्थर है, उन पे सीमा शुल्क कितना लगेगा? 5% लगेगा। कितना लगेगा सीमा शुल्क? 5%। मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन देने के लिए जो छाता है, छाता पे शुल्क वृद्धि करते हुए कितना कर दिया गया है? 20% कर दिया गया है। छातों पे शुल्क वृद्धि कितना कर दिया गया है? 20% कर दिया गया है। और अनब्लेंडिंग ईंधन पे बोला गया था ना, ब्लेंड करना इथाइल अल्कोहल का 22 तक 10% है और 24 तक हमारा 20% इथेनॉल को ब्लेंड करना था ईंधन में। वो 1 अक्टूबर 22 से जो अनब्लेंडेड ईंधन फ्यूल मिलेगा उसमें ₹2 प्रति लीटर अतिरिक्त विभेदक उत्पादक शुल्क का इंप्लीमेंटेशन होगा। अर्थात कि 1 अक्टूबर 2022 से अनब्लेंडेड ईंधन पे फ्यूल पे ₹2 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा प्रति लीटर। ठीक, अब आ जाते हैं आर्थिक समीक्षा के। तो आर्थिक समीक्षा 2021-22 की बात करें तो ये कब संसद में प्रस्तुत किया गया? तो 31 जनवरी 2022 को प्रस्तुत किया गया। थीम क्या था? अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान। अत्यधिक अनिश्चितता की इस स्थिति में नीति निर्माण के लिए कला और विज्ञान, ये थीम था हमारे आर्थिक समीक्षा का। सेंट्रल थीम क्या था पूछ लिया जाए आर्थिक समीक्षा का, तो क्या था? चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण। चुस्त दुरुस्त दृष्टिकोण, एजाइल अप्रोच, ये आर्थिक समीक्षा का सेंट्रल थीम था। अभी तक 2 खंडों में आर्थिक समीक्षा क्या निकाला जाता था, लेकिन इस बार 1 खंड में ही निकाला गया है। ठीक, अब देखो आर्थिक समीक्षा में क्या मेन बातें हैं। वो 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहा? -7.3। 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना रहा? -7.3 रहा। वहीं 21-22 में कितना रहने का अनुमानित है? 9.2% अनुमान है। कितना? 9.2%। 22-23 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितना अनुमानित किया गया है? तो 8 से 8.5%। वेरी इंपॉर्टेंट। 22-23 के लिए कितना अनुमान लगाया गया? 8 से 8.5% वृद्धि दर रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था का 22-23 के लिए। विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा भी भारतीय अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि अनुमानित किया गया है उसमें विश्व बैंक ने 22-23 के लिए 8.7% बोला है, वहीं एशियाई विकास बैंक कितना बोला है? 7.5% बोला है। ठीक, विश्व आर्थिक आउटलुक कौन निकालता है? तो IMF निकालता है। विश्व आर्थिक आउटलुक कौन निकालता है? IMF निकालता है। उसके अनुसार 2021-22 और 22-23 के लिए भारत का वास्तविक GDP कितने परसेंट की दर से बढ़ेगा? तो 9% के करीब। कहाँ? 21-22 और 22-23 के लिए IMF ने बोला है कितना, कि भारतीय अर्थव्यवस्था कितना परसेंट वृद्धि करेगा? 9%। वहीं 23-24 में IMF ने बोला है कितना परसेंट रहेगा? 7.1% रहेगा। कितना रहेगा? 7.1% रहेगा। तो अगर देखा जाए जो IMF के 3 वर्ष के आंकड़े हैं उसमें वैश्विक स्तर पे सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में पेश किया गया किसको? भारत को। IMF के जो रिपोर्ट दिया गया है। ठीक, अगर यही देखें कि 2021 में कृषि में वृद्धि दर कितना परसेंट रहा? तो 3.6% दर्ज किया गया 20-21 में, और 21-22 में कितना रहा? तो 3.9% वृद्धि का अनुमानित है। कृषि की वृद्धि दर कितना अनुमानित है 21-22 में? ये है 3.9%। 21-22 के दौरान उद्योग और सेवा क्षेत्र में कितना परसेंट वृद्धि देखा, यह अनुमान रहने की उम्मीद है? तो 21-22 में उद्योग में 11.8% वृद्धि दर रहने की अनुमान है, वहीं सेवा क्षेत्र में 8.2% रहने का अनुमान है। ठीक, अब GBA में हिस्सा देख लेते हैं। ये पूछा जाता है तो कृषि और संबंध क्षेत्र अलायंस सेक्टर में, एग्रीकल्चर और अलायंस सेक्टर में 21-22 में GBA का कितना परसेंट योगदान रहा? ये 18.8% रहा। 18.8% रहा। ठीक है, ये ध्यान रखना। उद्योग में कितना रहा? तो 28.2%। वही विनिर्माण की बात करें तो कितना रहा? 15.4%। निर्माण सेक्टर में देखें तो कितना GBA का योगदान रहा? 8% 21-22 में। और वहीं सेवाएं या सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो GBA में एक योगदान कितना करता है सर्विस सेक्टर? तो ये सेवाएं करता है 53%। तो ये याद रखना, 53% सेवाओं में GBA का योगदान है, 8% निर्माण का, विनिर्माण का कितना? 15.4%। वहीं हमारे उद्योग में 28.2%, जबकि कृषि और अलायंस सेक्टर में देखें, एग्रीकल्चर और अलायंस सेक्टर में 18.8% है। पर कैपिटा इनकम पूछा जाता है। पर कैपिटा नेशनल इनकम की बात करें तो पर कैपिटा इनकम में देखो तो 1,50,326 रुपया ये वर्तमान कीमत पे था, करेंट पे, जबकि स्थिर कीमत पे पर कैपिटा इनकम कितना है? 93,973 रुपया। 93,973 है। अगर करेंट में देखें तो क्या है? 1,50,326 रुपया पर कैपिटा इनकम। वही देखो ग्रास डोमेस्टिक सेविंग या सकल घरेलू बचत की बात करें GDP के रूप में तो 18-19 में जो सकल घरेलू बचत कितना था? 30.6 था। वहीं 19-20 में कितना था? 31.4। अब पूछा जाता है कि सकल घरेलू बचत में सबसे ज्यादा जो योगदान देता है वो कौन देता है? तो घरेलू क्षेत्र का योगदान रहता है 19%, कारपोरेट सेक्टर का योगदान रहता है घरेलू बचत में 10.6%,
18-19 की बात हो रही है। वहीं अगर देखें 19-20 में तो घरेलू क्षेत्र में जो बचत था 19.6% और निजी निगम क्षेत्र में कितना था 10.7%। तो क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि सकल घरेलू बचत में पहले तो ये पूछ लिया जाए कि 19-20 के लिए कितना है, तो 19-20 के लिए 31.4 है। अब पूछेगा कि डिक्रीजिंग घरेलू सकल घरेलू बचत में डिक्रीजिंग ऑर्डर लगे, ये देगा घरेलू क्षेत्र, निजी निगम क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र, ऐसे देगा। तो पहले घरेलू लगाना है, घरेलू के बाद उसके बाद निजी लगाना है, निजी निगम या कॉर्पोरेट, उसके बाद सार्वजनिक क्षेत्र आता है। ठीक है, सकल घरेलू में योगदान की बात देखें तो ठीक सार्वजनिक। देखो अब प्रमुख फसलों के शेष 3 उत्पादक राज्य के बारे में देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जो 3 वाले हैं वो 3 बोलेंगे और एक जिसका याद रखना है तो वहां एक बोलेंगे। देखो चावल में नंबर 1 पे कौन है, चावल के उत्पादन में पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे क्या है उत्तर प्रदेश है और तीसरे पे पंजाब है। वहीं गेहूं के उत्पादन में देखें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे मध्य प्रदेश है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। ये सीक्वेंस याद रखना है। मक्का में नंबर 1 कौन है उत्पादन, कर्नाटक है। कुल मोटे अनाज में देखें तो नंबर 1 कौन है, राजस्थान है, उसके बाद कर्नाटक है और तीसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र। ये मोटे अनाज की बात हो रही है। वहीं अरहर और तूर की दाल में देखें तो नंबर 1 पे कौन है, महाराष्ट्र है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे कौन है, कर्नाटक है। कुल दालों में देखें, कुल दालों में नंबर 1 कौन है, हमेशा से आया है रहते हुए मध्य प्रदेश, तो नंबर 1 है। दूसरे नंबर पे कौन है, राजस्थान है और तीसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कुल दालों में नंबर 1 कौन, मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे महाराष्ट्र। चना का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन करता है, तो वो एमपी करता है। कुल खाद्यान्न में देखें, कुल खाद्यान्न में 3 याद रखना है, तो यूपी है नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे एमपी है, तीसरे नंबर पे पंजाब है। मूंगफली देखें तो सबसे ज्यादा कहाँ होता है, गुजरात में होता है। रेपसीड और सरसों की बात करें तो ये कहाँ पे सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, राजस्थान में होता है। वहीं सोयाबीन का देखें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये महाराष्ट्र में होता है। पहले एमपी था, अब महाराष्ट्र आ गया है, दूसरे नंबर पे एमपी आ गया है। ठीक, कुल तिलहन में देखो तो राजस्थान नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र क्या है, दूसरे नंबर पे है। गन्ना की बात करो, ये 3 याद रखना, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पे कर्नाटक है। अक्सर क्या होता है ना कि इसमें सीक्वेंस गलत हो जाता है, तो ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र और तीसरे नंबर कर्नाटक है गन्ना के उत्पादन में। कपास वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर 1 में कपास के उत्पादन कहाँ किया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में किया जाता है, दूसरे नंबर पे गुजरात में किया जाता है और तीसरे नंबर पे तेलंगाना। तीसरा तो महाराष्ट्र, गुजरात, उसके बाद कौन है, तेलंगाना। जूट और मेस्ता की बात करें तो सबसे ज्यादा जूट और मेस्ता कहाँ उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में, दूसरे नंबर पे बिहार में, तीसरे नंबर पे असम है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो जूट और मेस्ता में पहले नंबर कौन, पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे बिहार, तीसरे नंबर पे असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि शीर्ष आयातक वस्तुएं कौन है भारत के लिए। शीर्ष आयात किया जाता है, भारत जो आयात करता है वो वस्तुओं का सीक्वेंस लगाओ। तो शीर्ष आयात में देखें इंपोर्ट में तो भारत सबसे ज्यादा पेट्रोलियम और क्रूड को मंगाता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या, स्वर्ण, तीसरे नंबर पे क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद है, चौथे पे मोती और कीमती अर्धकीमती पत्थर है। तो चौथे नंबर पे क्या है, मोती और अर्धकीमती पत्थर है। 5वें नंबर पे क्या है जो इंपोर्ट करता है इंडिया, तो कोयला, कोक और ब्रिकेट्स करता है। तो ध्यान रखना, नंबर 1 पे क्या है, पेट्रोलियम क्रूड है जो इंपोर्ट करता है इंडिया, दूसरा नंबर पे स्वर्ण है, तीसरे पे पेट्रोलियम है, वो पेट्रोलियम उत्पाद है, चौथे पे मोती और कीमती अर्धकीमती पत्थर है, 5वें पे क्या है, कोयला, कोक और ब्रिकेट्स है। ठीक, ये हमारा इंपोर्ट की जाने वाले वस्तुओं का परसेंटेज या सीक्वेंस देखा कि सबसे ज्यादा कौन इंडिया किस वस्तुओं का इंपोर्ट सबसे ज्यादा करता है। ठीक है, अब आते हैं आयातक, जो आयात करता है इंडिया, उस देखें कि किस देश से सबसे ज्यादा आयात करता है, इंपोर्ट करता है इंडिया। तो उसके 5 देश देखने जा रहे हैं जहां से इंडिया क्या कर रहा है, इंपोर्ट कर रहा है। तो सबसे ज्यादा इंडिया इंपोर्ट कहां से करता है वस्तुएं, तो चीन से करता है और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात से दूसरे नंबर पे करता है। तो पहले नंबर पे क्या है, चीन है, दूसरे नंबर पे संयुक्त अरब अमीरात या यूएई है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे इंडिया जहां से इंपोर्ट करता है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। सऊदी अरब चौथे नंबर पे है और 5वें नंबर पे इराक है। तो ये हमारे इंपोर्ट किस कंट्री से सबसे ज्यादा करते हैं, तो देखो चीन से सबसे ज्यादा, उसके बाद यूएई है, देन यूएस है, उसके बाद सऊदी अरब है और 5वां नंबर पे इराक है। क्या है, इराक है। ये ध्यान रखना सीक्वेंस इंपोर्ट करने का कंट्री से कि किस कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा करता है। अब निर्यात की दृष्टि में देखें 5 देश जो इंडिया क्या करता है उन देशों में एक्सपोर्ट करता है। तो इंडिया के हिसाब से सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ किया जाता है, क्या सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कहाँ करता है, किस कंट्री को करता है, तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका यूएस को करता है। कितना, 18.4%, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरे नंबर पे अगर सीक्वेंस देखा तो कहाँ करता है, यूएई। तो इंडिया अगर इंपोर्ट करता है तो भी दूसरे नंबर पे है, अगर एक्सपोर्ट भी करता है तो दूसरे नंबर पे यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात। ये पॉइंट नोट करने वाली है। तीसरी बात है कि तीसरे नंबर पे जो इंडिया एक्सपोर्ट करता है वो है चीन, चौथे नंबर पे बांग्लादेश और 5वें नंबर पे हांगकांग। ये सीक्वेंस लगाने के लिए दे दिया जाएगा। तो पहले नंबर पे एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री कौन है, इंडिया किसको सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, यूएस को, दूसरा है यूएई और तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे बांग्लादेश और 5वें नंबर पे हांगकांग।
अब इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है वस्तुएं, तो उसमें सबसे ज्यादा क्या एक्सपोर्ट करता था, ध्यान रखना पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, जबकि इंपोर्ट में देखें ये दूसरे नंबर पे था। तो पेट्रोलियम उत्पाद का सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद मोती, कीमती, अर्धकीमती पत्थर का ये दूसरे नंबर पे क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। वहीं तीसरे नंबर पे लौ और इस्पात का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। चौथे नंबर पे ड्रग और फॉर्मुलेशन का एक्सपोर्ट करता है। तो पहले नंबर पे क्या है, पेट्रोलियम उत्पाद, दूसरे नंबर पे मोती, कीमती, अर्धकीमती पत्थर बस में एक्सपोर्ट करता है, तीसरे नंबर पे लौ और इस्पात, चौथे नंबर पे ड्रग फॉर्मुलेशन या फार्मास्यूटिकल रिलेटेड मेडिसिन का करता है। पांचवें नंबर में देखो तो पांचवें नंबर में स्वर्ण एवं अन्य कीमती धातुओं आभूषण का क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है। ये पांचवें नंबर पे है, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसमें उत्पादकता प्रति हेक्टेयर पैदावार पूछ लिया जाता है किग्रा पर हेक्टेयर में, तो ये जानना जरूरी है। देखो चावल में कितना है, 2021 में है 2713 केजी पर हेक्टेयर। वहीं गेहूं में देखें तो कितना है, 3464 केजी पर हेक्टेयर क्या था, उत्पादकता था। ठीक है, चावल का कितना उत्पादकता, 2713, वहीं गेहूं का क्या है, 3464, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान, वेरी इंपॉर्टेंट, ये मीन्स के पर्पज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्री के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। तो रेल और सड़क मंत्रालय सहित कितने मंत्रालय को मंच प्रदान करेगा पीएम गति शक्ति, पहला क्वेश्चन यही होगा, तो 16 मंत्रालय को करेगा। और ये किसके द्वारा विकास किया जा रहा है पीएम गति शक्ति का, तो देखो पीएम गति शक्ति भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान विसैग-एन द्वारा इसको क्या किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है। तो पीएम गति शक्ति किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है, विसैग-एन के द्वारा, अर्थात भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्था के द्वारा विकसित किया जा रहा है। ठीक है, और इसमें इसरो क्या करेगा, इसरो इमेजिनरी का इसमें हेल्प लेगा। ठीक है, या इसरो इमेजिनरी का इसमें प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी जोड़ा जाएगा। तो विसैग-एन पीएम गति शक्ति का विकास करेगा। पीएम गति शक्ति से जुड़े तथ्य जो पूछे जा सकते हैं, तो कब शुभारंभ हुआ, तो 13 अक्टूबर 2021 को शुभारंभ हुआ। मंजूरी कब प्रदान किया गया, मंत्रिमंडल आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति द्वारा, तो इसको मंजूरी दिया गया 21 अक्टूबर 2021 को। घोषणा कब किया गया था पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान का, तो 75वें राष्ट्रीय दिवस स्वतंत्रता दिवस पे, 75वें स्वतंत्रता दिवस पे इसका घोषणा हुआ था। कुल व्यय कितना अनुमानित है, तो 10 लाख करोड़ पीएम गति शक्ति पे व्यय अनुमानित है। ये किस चीज पे केंद्रित है, इसका उद्देश्य क्या है, तो देश के नागरिकों, उद्योगों और जो विनिर्माताओं और किसानों तथा गांवों पे ये क्या है, केंद्रित है, या उनका समावेशी विकास करना और आधारभूत संरचना को उपलब्ध कराना, जिसका मेन एम है। तो देश के नागरिकों, उद्योगों और मैन्युफैक्चरर जो विनिर्माताओं, किसानों और गांवों पे ये केंद्रित है। कौन, पीएम गति शक्ति। ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पीएम गति शक्ति के कितने पिलर हैं, तो 6 पिलर हैं। कितने हैं, 6 पिलर हैं। तो पहला है पिलर व्यापकता, जिसको कंप्रहेंसिवनेस बोला जाता है। पहला है व्यापकता, दूसरा है प्राथमिकता, तीसरा है अधिकतम उपयोग और चौथा है सामंजस्यकरण चौथा है। ठीक है, तो पहला है व्यापकता, दूसरा है प्राथमिकता, तीसरा है अधिकतम उपयोग, चौथा है हमारा सामंजस्यकरण या सिंक्रोनाइजेशन। ठीक, पांचवें नंबर पे विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल आता है। पांचवें नंबर में पिलर देखें तो विश्लेषणात्मक है। छठवें नंबर पे क्या है, गतिशीलता है या डायनामिक है। ठीक, तो ये पीएम गति शक्ति के 6 पिलर थे, वो 6 पिलर देख लिए। इसमें पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय प्लान की शुरुआत और इम्प्लीमेंटेशन या कार्यान्वयन, निगरानी एवं समर्थन तंत्र हेतु संस्थागत ढांचे की त्रिस्तरीय प्रणाली, तो ये 3 टायर सिस्टम अपनाई गई है। तो पीएम गति शक्ति में मास्टर प्लान में 3 टायर सिस्टम या त्रिस्तरीय प्रणाली को अपनाया गया है। तो वो 3 स्तरीय प्रणाली क्या है, तो सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह, पहला है सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह, दूसरा है नेटवर्क योजना समूह और तीसरा है तकनीक सहायता समूह। ये पीएम गति शक्ति के 3 टायर सिस्टम है। कौन, सचिवों का अधिकार प्राप्त समूह, दूसरा नेटवर्क योजना समूह, तीसरा तकनीकी सहायता समूह। यहाँ पे एक तथ्य मिलता है कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र की क्षमता में जो वर्तमान में कितना है 87.7 गीगावाट है, उसको 2024-25 तक कितना करना है, 225 गीगावाट करना है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि रिन्यूएबल कैपेसिटी में इंडिया का कितना अभी वर्तमान में स्थिति है, कितना गीगावाट उत्पादन कर रहा है, तो 87.7% कर रहा है गीगावाट, जो जिसे बढ़ा के 24-25 में कितना कर दिया जाएगा, 225 कर दिया जाएगा। 24-25 तक देश की बिजली का उत्पादन क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पूरा कर जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये गति शक्ति में ही बोला गया था कि 2024-25 तक जो देश में बिजली उत्पादन क्षमता है उसका 50% किससे किया जाएगा, रिन्यूएबल एनर्जी से पूरा किया जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन। ये 23 अगस्त 2021 को
निर्मला सीतारमण द्वारा राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन का शुभारंभ किया गया। 23 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन की शुरुआत हुई। अब इसको समझो क्या है कि एक ट्रायंगल बनाओ, नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन और पीएम गति शक्ति, ठीक है। तो पीएम गति शक्ति और नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी और नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये तीनों एक दूसरे से लिंक है। क्या है कि नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी से क्या करेंगे, किसी भवन या किसी भूमि का उपयोग करके लगभग 6 लाख करोड़ हम क्या करेंगे, पैसा प्राप्त करेंगे। कितना? नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी के तहत हम 6 लाख करोड़ रुपया पैसा प्राप्त करेंगे। वो पैसा हम लगाएंगे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में। और पीएम गति शक्ति ये क्या करेगा, दोनों को जो उद्देश्य हैं उसके फुल उद्देश्य की पूर्ति करेगा। कौन? पीएम गति शक्ति से मॉनिटरिंग करेगा, गवर्नेंस करेगा। तो ये तीनों एक दूसरे से लिंक है। देखो, नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी पढ़ रहे हैं, इसमें हम बता दे रहे हैं कि 6 लाख करोड़ रुपया का क्या रखा है, टारगेट रखा गया है। मॉनेटाइजेशन हमने इससे पहले बता रखा है, एक सिंपल वर्ड में बोल समझो कि कोई भवन हो या भूमि हो, लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो, वो पुराना बन गया है, वो यूज में नहीं है, तो सरकार क्या करेगा कि सरकार किसी प्राइवेट आदमी या प्राइवेट कंपनी को क्या कर देगा, ये लीज पे दे देगा और कुछ पैसा इससे प्राप्त करेगा। और यही पैसा जो प्राप्त करेगा वो एनएमपी पॉलिसी बोला जाता है, नेशनल मॉनेटाइजेशन पॉलिसी बोला जाता है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो लीज पे भूमि या भवन दिया जाएगा उसकी स्वामित्व गवर्नमेंट के पास ही रहेगी, न कि निजी कंपनी या निजी आदमी के व्यक्ति के पास रहेगी। ये ध्यान रखना। तो पाइपलाइन नीति आयोग द्वारा और अवसंरचना से संबंधित मंत्रालयों के परामर्श से विकसित किया गया है। तो नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन ये इसके नीति आयोग द्वारा ये क्या किया गया है, विकसित किया गया है एनएमपी का। केंद्रीय बजट जो 21-22 था उसमें परिसंपत्ति मुद्रीकरण से जुड़े अधिदेश पे आधारित है। तो जो 21-22 में परिसंपत्ति मुद्रीकरण की बात कही गई थी उसी को एक रूप दिया गया है एनएमपी का या नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन का रूप दिया गया है। किसके द्वारा? नीति आयोग द्वारा। तो राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन के तहत वित्तीय वर्ष 2022 से लेकर 2025 तक 4 वर्षों की अवधि में 6 लाख करोड़ रुपए क्या करना है, मुद्रीकरण की क्षमता मुद्रीकरण करना है। 6 लाख करोड़ रुपए का क्या करना है, मुद्रीकरण करना है। कितने वर्ष से? 4 वर्षों में, 22 से लेके 25 तक। तो एनएमपी कितने साल तक चलेगा? 4 साल तक चलेगा, ये ध्यान रखना, 4 साल, 22 से 25। देखो, जो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन है ना, एनआईपी के अंतर्गत प्रस्तावित व्यय कितना एनआईपी में व्यय प्रस्तावित किया गया है, तो 43 लाख करोड़ किया गया। अगर 43 लाख करोड़ में देखें तो ये 6 लाख करोड़ एनएमपी से आएगा, तो लगभग कितना आ रहा है, 14% आ रहा है। ठीक है, कितने परसेंट एनएमपी के थ्रू कितने आ रहा है, 14% आ रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आ जाए तो इंपॉर्टेंट में देखें, इसमें आता है पहला कि मौद्रिक नीति। जो अप्रैल में मौद्रिक नीति जारी की गई थी वो पूछा जा सकता है। तो सीआरआर मौद्रिक नीति पॉलिसी आरबीआई द्वारा जारी किया जाता है, उसमें सीआरआर कितना रखा गया है, 4%। एसएलआर कितना रखा गया है, 18%। वहीं आगे की इंपॉर्टेंट देखें तो रेपो दर कितना है, 4.40%। रेपो दर कितना है, 4.40। रिवर्स रेपो दर याद रखना 3.35% है। रिवर्स रेपो दर कितना है, 3.35%। एसडीएफआर अस्थायी जमा सुविधा दर या एसडीएफआर कितना है, 4.15%। और बैंक रेट कितना है, तो वो 4.65% है। एमएसएफ रेट कितना है, तो 4.65 है। तो बैंक दर और एमएसएफ दर क्या है, बराबर है। रेपो दर देखो 4.40 है, वहीं रिवर्स रेपो दर कितना है, 3.35%। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट एक तथ्य है कि उर्जित पटेल जो 2014 में उर्जित पटेल की समिति ने जो एसडीएफआर पढ़े थे ना अभी अप्रैल में, 4.4 मॉनेटरी पॉलिसी में 4.45% बताया गया है अस्थायी जमा सुविधा दर। ये सिफारिश किसके द्वारा किया गया था, तो उर्जित पटेल समिति द्वारा एसडीएफआर का सिफारिश किया गया था। एसडीएफआर का सिफारिश 2014 में किसके द्वारा किया गया था, तो उर्जित पटेल समिति के द्वारा किया गया था। ठीक, नेक्स्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5। ये इसको तो रट जाइएगा, ये प्री और मेंस के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। और मेंस में अगर नंबर अच्छा फेच करना चाह रहे हैं तो इस डाटे का उपयोग बहुत अच्छे से करिएगा। तो इसको रटना ही है, चाहे अब रटिए चाहे मेंस से पहले रटना तो पड़ेगा ही। तो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। एनएफएचएस 5 का रिपोर्ट जारी कर दिया गया है। एनएफएचएस का पहला रिपोर्ट कब जारी किया गया था, तो 1991 में किया गया था। कब पहला रिपोर्ट जारी किया गया था, 1991 में। और जो एनएफएचएस 5 है वो किस वर्ष का संदर्भ लिया गया है इसमें, तो 19-20 का संदर्भ लिया गया है एनएफएचएस 5 में। और
ये कैसा आंकड़ा डाटा कलेक्ट करता है, तो जनसंख्या की विशेषताओं पे आधारित जो विशेषताएं होती हैं वो उस पे आधारित, जैसे प्रजनन क्षमता, परिवार नियोजन, शिशु बाल मृत्यु, मातृ मृत्यु, शिशु स्वास्थ्य, ये सब पे आंकड़े कौन इकट्ठा करता है? NFHS-5 करता है। ठीक, इस बार NFHS-5 के सर्वेक्षण में मृत्यु पंजीकरण, विद्यालय पूर्व शिक्षा, बाल टीकाकरण, बच्चों के लिए पोषण तत्वों के घटक तथा मासिक धर्म जैसे नए आयाम शामिल किए गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये इससे पहले कभी ये नए आयाम नहीं शामिल किए गए हैं, लेकिन NFHS-5 में पूछ लिया जाएगा कि कौन से नए आयाम शामिल किए गए हैं, तो उसमें मृत्यु पंजीकरण को शामिल किया गया, विद्यालय पूर्व शिक्षा को शामिल किया गया, बाल टीकाकरण को शामिल किया गया, बच्चों के लिए पोषण तत्वों के घटक तथा मासिक धर्म जैसे नए आयाम क्या किए गए हैं? शामिल किए गए हैं। ठीक, अब जो इंपॉर्टेंट तथ्य है, जो क्वेश्चन बनना ही चाहिए, राष्ट्रीय स्तर पे कुल TFR देखें, TFR प्रजनन दर प्रति महिला बच्चों की औसत संख्या, वो NFHS-4 में और NFHS-5 के मध्य 2.2 से घटकर कितना हो गया है? 2 हो गया है। तो इसमें था 2.2, अब ये घट के कितना हो गया है? 2 हो गया है TFR रेट। ये याद रखना, TFR रेट कितना हो गया? 2 हो गया है। भारत में सिर्फ 5 राज्य हैं, जो 5 राज्य हैं जिनका प्रजनन क्षमता की प्रतिस्थापन दर, रिप्लेसमेंट लेवल ऑफ फर्टिलिटी 2.1 से ज्यादा है। तो पहले तो यही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिया गया था कि रिप्लेसमेंट लेवल किसको बोला जाता है? TFR, कौन से TFR को? तो 2.1 को बोला जाता है रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, 5 राज्य हैं जिनका TFR 2.1 से क्या है? ज्यादा है। कौन कौन है? तो एक बिहार है जिसमें 2.98 है TFR, वहीं मेघालय में हमारा 2.91 है। ठीक, मेघालय में कितना है? 2.91। उत्तर प्रदेश में TFR रेट कितना है? 2.35 है। वहीं झारखंड में 2.26, मणिपुर में 2.17। इन 5 राज्यों में, याद रखना, 5 राज्यों में TFR रेट 2.1 से ज्यादा है। वहीं देखें तो समग्र गर्भ निरोध प्रसार दर में देश में 54% से बढ़ के कितना हो गया है? 67% हो गया। जो नया सर्वे आया है, इस सर्वे में ये बताया गया है कि जो देश में संस्थागत जन्म होता था वो पहले 79% था, अब वो बढ़ के 10% बढ़ के कितना हो गया? 89% हो गया। कितना? 89% हो गया। तो संस्थागत जन्म की बात करें तो इसमें क्या और इम्पोर्टेंट आ जाता है? तो इम्पोर्टेंट ये आता है कि ग्रामीण क्षेत्र में संस्थागत जन्म 87% है, वहीं शहरी क्षेत्र में कितना है? 94% है। सर्वाधिक संस्थागत जन्म, सर्वाधिक वृद्धि देखें तो 27% की वृद्धि देखा गया है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश। संस्थागत प्रसव का या संस्थागत जन्म की बात कर देखें तो सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पे हुआ है? अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। कितने परसेंट का? 27% का। और NFHS-4 के 62% की तुलना में NFHS-5 में 12 से 23 माह के 77% से अधिक बच्चों का टीकाकरण पूर्ण हो चुका है। तो देखो, 62% टीकाकरण था NFHS-4 में, वहीं अगर NFHS-5 में देखें, अब हम लोग इसको 4 और 5 में बोलेंगे। ठीक है, ऐसे इसको 4 बोलेंगे और 5। तो 5 में क्या हो गया है? टीकाकरण 77% तक हो गया बच्चों का टीकाकरण। ध्यान रखना, 77%। तो 5वां जो सर्वेक्षण हुआ है उसमें क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको देख लेते हैं। एक समरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें निकल के आई हैं। तो कुल आबादी में अगर सेक्स रेशियो देखा जाए तो शहरी आबादी में सेक्स रेशियो 961 है, वहीं ग्रामीण आबादी में सेक्स रेशियो क्या है? ज्यादा है। ठीक है, अगर भारत का कुल रेशियो देखा जाए सेक्स रेशियो तो 1017 पहुंच गया है। ये ध्यान रखना, NFHS-5 की रिपोर्ट के अनुसार है। ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट में, कि जो स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने वाले परिवार की बात करें तो वो शहरी में लगभग 88% करते हैं, लेकिन आज भी ग्रामीण में हालत बहुत खराब है, 36% के लोग करते हैं। अगर ओवरऑल देखें तो 50% भी लोग स्वच्छ ईंधन का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक, जिसके कारण अस्थमा या लंग्स की बीमारी, बहुत सारी बीमारी होती है। अगर कुल प्रजनन टोटल TFR की देखें तो शहर में TFR कितना है? 1.9, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में TFR कितना है? 2.5। ओवरऑल TFR देखा जाए तो कितना है? 2.4 है। 2.4 है। बाल मृत्यु दर की देखें, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, उसमें 42 है शहरी में, और वहीं ग्रामीण सेक्टर में 52 है, 52.6। अगर ओवरऑल देखें तो 50.4 IMR रेट है। नेक्स्ट है 5 वर्ष से कम स्टंटिंग वाले बच्चों का रेशियो देखें तो शहर में 33% है, ग्रामीण में 41%। ओवरऑल हमारा ये याद रखना कि 39.7% है स्टंटिंग की प्रॉब्लम। वहीं वेस्टेज की प्रॉब्लम देखें, जो 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे हैं, दुबलापन की प्रॉब्लम देखें तो इंडिया में कितना है? 17.3% है वेस्टेज का प्रॉब्लम। अंडर वेट की बात देखें तो अंडर वेट में इंडिया में प्रॉब्लम कितना है? अंडर वेट 5 वर्ष से बच्चे अंडर वेट पैदा होते हैं, वो 32.1 है। कितना? 32.1%। ठीक,
वहीं ओवर वेट देखें तो इंडिया में 3.1% जो लड़के हैं 5 वर्ष से कम आयु वाले वो ओवर वेट हैं। कितने? 3.1%। तो ये NFHS 5 का रिपोर्ट था, इसे बार बार देखिएगा और इसे देखते रहिएगा। प्री मान लीजिए प्री में नहीं पूछा जाता है तो मेंस में तो आपके काम में आएगा, तो रटा होना चाहिए। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक इनोवेशन हब हम लोग संक्षिप्त में पढ़ चुके हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया। कहाँ पे किया? ये बेंगलुरु में किया। कहाँ पे किया? बेंगलुरु में। कहाँ पे किया? बेंगलुरु में किया। ठीक, संक्षिप्त में ही बता दिया था कि इसके अध्यक्ष, पहले अध्यक्ष कौन बना है? तो सेनापति क्रिस गोपाल कृष्णन को नियुक्त किया गया है इसके अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि जो रिजर्व बैंक इंडिया इनोवेशन हब है उसका काम क्या है? तो ये फिनटेक रिसर्च को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। फिनटेक रिसर्च को क्या करेगा? बढ़ावा देगा। इनोवेटर्स और स्टार्टअप के साथ क्या करेगा? सहयोग को आसान बनाएगा। ठीक है, और ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या करेगा? डेवलप करेगा। तो ये ध्यान रखना, फिनटेक रिसर्च को बढ़ावा देगा, इनोवेटर्स और स्टार्टअप को सहयोग देगा, साथ ही साथ ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर या आंतरिक बुनियादी ढांचे पे भी को विकास करेगा। ठीक, ये ध्यान रखना, अगर मल्टीपल टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये भी हम लोग संक्षिप्त में पढ़ लिए हैं कि मैसूर में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत ने क्या किया कि वाणिज्य स्याही निर्माण इकाई की स्थापना किया। कहाँ पे? मैसूर में। ये बड़ी स्याही देखें, बड़ी का स्याही निर्माण इकाई। तो भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड ने बैंक नोटों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 150 मीट्रिक टन की वार्षिक स्याही निर्माण क्षमता के साथ वार्णिका की स्थापना की गई है। तो ये जो वार्णिका स्याही है ना, ये इंक के जो नोटों की छपाई में जो इंक प्रयोग होता है उसके विकास के लिए या उस स्याही के उत्पादन के लिए इस बड़िका स्याही निर्माण इकाई का स्थापना किया है। कौन? RBI ने। तो ये ध्यान रखना। 4 बैंक हैं 4 बैंक, एक तो NPCI और 4 बैंक में कौन कौन? कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM बैंक और HDFC बैंक ने क्या किया है? MSME रुपे क्रेडिट कार्ड का लॉन्च किया है। तो NPCI और 4 बैंक में कौन कौन? कोटक महिंद्रा, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBM और HDFC बैंक, ये MSME रुपे क्रेडिट कार्ड का क्या किया है? दूसरे चरण का आरंभ किया है। ध्यान रखना, रुपे क्रेडिट कार्ड से जुड़ा हुआ अगर क्वेश्चन आता है तो। नेक्स्ट है कि मातृ मृत्यु दर 2017 से लेकर 19 तक के बीच का रिपोर्ट जारी हुआ है, बुलेटिन जारी हुआ है किसके? रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, इस पे MMR का विशेष बुलेटिन जारी किया गया। इसमें देख लेते हैं क्या बुलेटिन में मुख्य तथ्य हैं, उसको देख लेते हैं। तो इस बुलेटिन में सबसे पहली बात है कि जो MMR है वो 10 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। 2016-18 में 113 MMR था, वहीं 8.8% की गिरावट के साथ 17 से 19 के बीच कितना हो गया? 103 MMR हो गया। पहली बात। दूसरी बात है कि MMR दर में जो गिरावट के पश्चात अगर SDG हासिल करने वाले राज्यों की संख्या आप कितनी हो गई है? तो 5 से बढ़ के आप कितनी हो गई? 7 हो गई। तो MMR में जो SDG लक्ष्य हासिल करना था, उस लक्ष्य को हासिल करने में पहले 5 राज्य थे, अब उनसे 5 से बढ़ के कितना हो गया है? 7 राज्य हो गए। वो 7 राज्य कौन है जो SDG लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है? MMR में, मातृ मृत्यु दर में SDG लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो 7 हैं। एक तो है केरल, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है तेलंगाना, चौथा है तमिलनाडु, 5वां है आंध्र प्रदेश, छठा है झारखंड और 7वां है हमारा गुजरात। ये 7 हमारे SDG लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं MMR में। वहीं देखें कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 द्वारा निर्धारित MMR लक्ष्य हासिल करने वाले, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के MMR लक्ष्य को हासिल करने वाले कितनी संख्या हो गई राज्य की? तो 9 हो गई। तो 7 तो यही हैं, 2 और हैं। 2 और कौन कौन है? तो एक कर्नाटक है और दूसरा क्या है? हरियाणा है। तो ये 2 और शामिल हो गए जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत MMR लक्ष्य को क्या कर लिए? प्राप्त कर लिए। तो टोटल 9 राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के तहत राज्य क्या है? MMR लक्ष्य को प्राप्त कर लिए हैं। वहीं SDG लक्ष्य को 7 प्राप्त किए हैं इस बार। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि MMR में अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक 30 अंक की गिरावट हुई। किसमें? उत्तर प्रदेश में। ये वेरी इंपॉर्टेंट। उत्तर प्रदेश में MMR की कितनी गिरावट देखी गई? 30 अंक की, लगभग 15% से अधिक। उत्तर प्रदेश के साथ केरल और महाराष्ट्र भी MMR में 15% से अधिक गिरावट दर्ज की गई। तो 15% से अधिक गिरावट में अगर देखें तो महाराष्ट्र है, केरल है और उत्तर प्रदेश है। ये तीनों में देखा गया है, लेकिन सबसे अधिक अंक में गिरावट देखा जाए तो उत्तर प्रदेश का हुआ है। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ये है कि पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ में MMR में वृद्धि दर्ज की गई। वेरी इंपॉर्टेंट। पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में जो पहले MMR था उससे ज्यादा वृद्धि हो गई है इन राज्यों में। ठीक, भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स जारी किया।
किस नाम से? तो IC 15 के नाम से पूछ लिया जाएगा। IC 15 क्या है? तो भारत का पहला क्रिप्टो करेंसी इंडेक्स है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब एयरटेल को क्या मिल गया है? ये दूसरी अनुसूची में शामिल हो गया है एयरटेल बैंक। इससे पहले पेटीएम बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा मिला था, उसके बाद एयरटेल को मिल गया। एयरटेल को तो पहले सबसे किसको मिला था? पेटीएम को। अब किसको मिल गया? एयरटेल को। देखो क्या है कि 2013 में नचिकेत मोर समिति ने पेमेंट्स बैंक की सिफारिश की थी। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना कि कौन सी पेमेंट बैंक की स्थापना की सिफारिश कौन सी कमेटी ने किया था? तो 2013 में स्थापित नचिकेत मोर कमेटी ने किया था। दूसरी बात यह है कि एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला भुगतान बैंक जिसकी स्थापना कब हुआ था? 2017 में हुआ था। उसको एयरटेल को बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक को अनुसूचित बैंक का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क। ये जारी कब किया गया? 3 जनवरी 2022 को किया गया। किसके द्वारा जारी किया गया ऑफलाइन डिजिटल भुगतान फ्रेमवर्क? ये RBI द्वारा किया गया। उद्देश्य क्या था कि छोटे मूल्य के भुगतान को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, भुगतान का माध्यम क्या है? ऑफलाइन किया जा सकता है, बिना इंटरनेट के किया जा सकता है। भुगतान है तो कौन से इंस्ट्रूमेंट या उपकरण प्रयोग किया जा सकते हैं? तो कार्ड्स को प्रयोग किया जा सकता है, वॉलेट्स को, मोबाइल डिवाइसेस आदि को क्या किया जाता है? भुगतान है तो ऑफलाइन डिजिटल भुगतान है तो क्या किया जा सकता है? प्रयोग किया जा सकता है। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि प्रति लेनदेन की सीमा कितना रखा गया? प्रति लेनदेन की सीमा रखा गया है 200 रुपया। वहीं ओवरऑल लिमिट देखा जाए, समग्र लेनदेन की सीमा कितना रखा गया? तो 2000 रुपया रखा गया। तो याद रखना, प्रति लेनदेन का सीमा कितना रखा गया? 200 रुपया। वहीं ओवरऑल लिमिट कितना रखा गया? 2000 रखा गया। ये लागू कब से? तो तत्काल प्रभाव से ये 3 जनवरी 2022 से लागू हो गया। इसका फीडबैक अवधि है सितंबर 2020 से लेकर 2 जून 2021 तक। तो इसकी फीडबैक की अवधि है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मजदूरी दर सूचकांक है। मजदूरी दर जो सूचकांक है उसमें क्या कर दिया गया है? मजदूरी दर सूचकांक है उसमें क्या किया गया है? परिवर्तन कर दिया गया है। अब इसको संशोधित कर दिया गया है। मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष अब क्या हो गया है? 2016 हो गया है। मजदूरी दर सूचकांक का आधार वर्ष कौन हो गया है? 2016 हो गया है। इससे पहले क्या था? 1963 से लेकर 65 तक। ठीक है, ध्यान रखना। ये संशोधन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NSE आदि की सिफारिश पे किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम आयोग और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सिफारिश पे मजदूरी दर सूचकांक में क्या कर दिया गया? उसके आधार वर्ष में चेंज कर दिया गया। अब आधार वर्ष कितना हो गया? 2016 हो गया है। और पहले कितना था? तो 1963 से लेकर 65 तक। ठीक, तो नए आधार वर्ष में देखें तो नई श्रृंखला 2016 में देखें, जो नया आधार वर्ष जोड़ा गया इसमें कुल 37 उद्योगों को शामिल किया गया था। इसमें जो नया आधार वर्ष लिया गया इसमें कुल कितने उद्योग को शामिल किया गया? 37। जबकि पुरानी श्रृंखला जो था 63-65 में, उसमें केवल 21 उद्योग को शामिल किया गया था। याद रखना इसको। SRS रिपोर्ट आया है। SRS रिपोर्ट जो नमूना पंजीकरण रिपोर्ट के रूप में आता है, SRS रिपोर्ट। ये SRS रिपोर्ट में देखें क्या रिपोर्ट में आया है। तो भारत के बड़े राज्यों में सर्वाधिक जन्म दर किसमें है? तो बिहार में है। तो भारत के राज्यों में, बड़े राज्यों में देखें तो सर्वाधिक जन्म दर कहाँ पे है? तो बिहार में है। सबसे कम जन्म दर ये SSR रिपोर्ट देख रहे हैं, सबसे कम जन्म दर किसमें है? तो केरल में है। कितना है? 13.5%। वहीं पे अगर देखें तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जन्म दर अंडमान और निकोबार में है। कितना? 11%। तो सबसे कम जन्म दर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है, सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। ये SSR रिपोर्ट में ध्यान रखना। 2019 के संदर्भ में देखें तो शीर्ष जन्म दर वाले 5 राज्य को देखें तो सबसे शीर्ष जन्म दर कहाँ पे सबसे अधिक देखा? तो बिहार में देखा। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 25.4, देन तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश, चौथे नंबर पे राजस्थान, 5वें नंबर पे मेघालय। तो सबसे ज्यादा जन्म दर शीर्ष में देखा जाए तो टॉप 2 में बिहार और उत्तर प्रदेश है। ठीक, 2019 के संदर्भ में न्यूनतम दर वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को देखें तो न्यूनतम जन्म दर देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में क्या है? 11 है। उसके बाद गोवा में है, ये इंपॉर्टेंट है गोवा। और तीसरे नंबर पे नागालैंड, चौथे नंबर पे त्रिपुरा और चंडीगढ़ 5वें नंबर पे। वहीं बड़े और छोटे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना करने पे मृत्यु दर सबसे कम कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में देखें तो 3.2 प्रति हजार है। जो सबसे अधिक कहाँ पे मृत्यु दर? तो छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, अब शीर्ष मृत्यु दर वाले देखें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो शीर्ष मृत्यु दर में कौन है? छत्तीसगढ़ है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ओडिशा या केरल आता है। वहीं न्यूनतम मृत्यु दर देखें, शीर्ष न्यूनतम मृत्यु दर में देखें नंबर 1 पे तो कौन है? दिल्ली है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? नागालैंड है। अब सर्वाधिक शीर्ष मृत्यु दर वाले
शीर्ष राज्य में देखें तो सर्वाधिक शिशु मृत्यु दर कहाँ पे होता है? एमपी में होता है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, एमपी में 46, उत्तर प्रदेश में 41, असम और छत्तीसगढ़ में तीसरे नंबर पे। याद रखना। न्यूनतम शिशु मृत्यु दर देखें तो सबसे कम शिशु मृत्यु दर कहाँ है? तो मिजोरम और नागालैंड एक साथ है, इसमें 3 है। ठीक है, वहीं दूसरे नंबर पे क्या है? सिक्किम है। तो न्यूनतम शिशु मृत्यु दर एसएसआर रिपोर्ट के हिसाब से मिजोरम एवं नागालैंड है। दूसरे नंबर पे कौन है? सिक्किम है। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं बागानी फसलों, एग्रीकल्चर में बागवानी फसलों में उत्पादन 2021-22 के लिए प्रथम अनुमानित उत्पादन कितना है? तो 333.3 मिलियन टन है बागवानी फसलें कब 2021-22 के लिए। वहीं अगर फलों के उत्पादन देखें तो फलों के उत्पादन में 21-22 में 102.9 मिलियन टन रहने का अनुमान है। कितना? 102.9 मिलियन टन। किस ईयर की बात हो रही? 2021-22 की बात। जो 2020-21 का अंतिम अनुमान आया है एग्रीकल्चर में, बागवानी में, तो कुल बागवानी उत्पादन रिकॉर्ड कितना था? 334.60 था 2021 में। ठीक है, फलों के उत्पादन के देखें तो 102.08 मिलियन टन था 19-20 में। नेक्स्ट है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट। भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नवाचार रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा किया गया? तो ये रिपोर्ट जारी किया गया भारतीय उद्योग परिसंघ CII और अमेरिका प्रबंधन परामर्श कंपनी बेन एंड कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को जारी किया। अगर रिपोर्ट का शीर्षक देखें तो डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल आर स्टिमुलेटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस। क्या है शीर्षक? डिस्ट्रप्टिव बिजनेस मॉडल आर स्टिमुलेटिंग इंक्लूसिव ग्रोथ इन एग्रीकल्चर एंड रूरल फाइनेंस। ये था इस रिपोर्ट का शीर्षक। यहीं पे एक तथ्य आता है कि 2019-20 के कुल ग्रामीण जीडीपी में लगभग 37% का योगदान है। तो कुल जीडीपी में गांवों का योगदान कितना है 19-20 में पूछा जाए तो कितना है? ये ग्रामीण का योगदान है 37%। ठीक। नेक्स्ट है कि मुख्य फसलों के उत्पादन की द्वितीय अग्रिम अनुमान देखा जाए 21-22 में, तो 21-22 के लिए द्वितीय अग्रिम अनुमान में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितना है? 316.06 मिलियन टन है। याद रखना, 316.06 मिलियन टन है ये कुल खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड 21-22 के लिए। चावल का उसमें कितना है? तो 127.93 है, 127.93 मिलियन टन है। ठीक। वहीं गेहूं का कुल उत्पादन 21-22 में कितना है? 111.32 मिलियन टन है। अब पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन होता है कि चावल? तो आप लोग आंकड़े से देख सकते हैं, सबसे ज्यादा चावल होता है, देन गेहूं होता है। दलहन के उत्पादन देखें तो 26.96 मिलियन टन अनुमानित है 21-22 में। कुल दलहन का उत्पादन कितना? 26.96 मिलियन टन। मिथिला को मखाना के लिए जीआई टैग मिला, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। मिथिला कहाँ है? बिहार में है। ठीक। नेक्स्ट है कि एमएसएमई नहीं, एमएसपी की बात कर रहे हैं। तो रबी फसल में न्यूनतम समर्थन मूल्य सबसे ज्यादा किस पे दिया गया? किस फसल पे दिया गया? तो मसूर पे सबसे ज्यादा दिया गया, 400 रुपए की वृद्धि दर्ज किया गया। एमएसपी में वृद्धि सबसे ज्यादा किसका हुआ? मसूर एवं रेपसीड सरसों का। तो मसूर हो या रेपसीड सरसों हो, रबी फसल में सबसे ज्यादा एमएसपी में वृद्धि किसमें देखा गया? मसूर में, रेपसीड या सरसों में देखा गया। ये दोनों में देखा गया। सबसे कम वृद्धि किसमें हुआ? तो जौ में हुआ। कितना हुआ? 35 रुपए का वृद्धि हुआ। तो सबसे कम वृद्धि किसमें हुआ? जौ में हुआ। और जौ में कितना हुआ? 35% हुआ। कितना? 35% नहीं, 35 रुपए का हुआ। ठीक। सबसे कम वृद्धि। सबसे रबी फसल में सबसे ज्यादा वृद्धि किसका? मसूर या सरसों दोनों हो तो दोनों में कितना? 400 रुपए के वृद्धि देखा गया। देखो यहाँ पे सबसे ज्यादा मसूर में वृद्धि किया गया 400 रुपए का, और कितना? 51 से दाम हो गया एमएसपी कितना? 5500। वहीं रेपसीड और सरसों में भी देखें तो 400 की वृद्धि हुआ। जौ में देखो 35 रुपए की वृद्धि हुआ। गेहूं में 40 रुपया हुआ। जो 1975 था, अब कितना? 1900 एमएसपी प्राइस कितना रखा गया है रबी के लिए? एमएसपी प्राइस 2015 रखा है, 40 रुपए की वृद्धि हुआ। तो ये हम लोग रबी फसल के लिए देखे हैं। देखो खरीफ के लिए अगर देखा जाए तो एमएसपी डिसाइड किया गया सामान्य धान के लिए 20-21 के लिए किया गया है। कितना? 20-21 के लिए किया गया है 1868। वहीं एमएसपी 21-22 के लिए कितना डिसाइड किया गया है? 1940 रुपया। वहीं धान किस्म ए की बात करें तो 1888 एमएसपी डिसाइड किया था 20-21 में। 21-22 में कितना किया गया? 1960 रुपया। ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा अगर देखें तो वृद्धि किसका हुआ है? वो हुआ है आपका इसमें तिल का। सबसे ज्यादा वृद्धि देखो तो तिल में हुआ है एमएसपी में, अगर पूछे तो। अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब इकोनॉमी में आ जाते हैं हम लोग। कौन से सेक्टर पे? सेक्टर है उद्योग। उद्योग में देखें तो निर्यात तैयारी सूचकांक पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो नीति आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। जो प्रतिस्पर्धा आयोग है या संस्थान है, उसके सहयोग से नीति आयोग क्या करता है? निर्यात तैयारी सूचकांक तैयार करता है। सूचकांक में 4 स्तंभ है, 4 पिलर है। अगर पॉलिसी देखें तो उसको दिया जाता है 20%, व्यापार परितंत्र को दिया जाता है 40%, निर्यात परितंत्र को कितना दिया जाता है? 20% भाग दिया जाता है। वहीं निर्यात प्रदर्शन में
प्रदर्शन में 20% भार दिया जाता है, वहीं निर्यात परितंत्र में भी 20% दिया जाता है। व्यापार परितंत्र में 40% भार सबसे ज्यादा है, बाकी तीन में क्या है 20% भार है। इस सूचकांक में चार समूह बांटा गया। तो एक तटीय समूह, जो समूह ए है, समूह बी में लैंड लॉक्ड है, भू आबद्ध राज्य हैं, उनको समाहित करते हैं। और समूह सी में हिमालयी राज्य, जो हिमालयी राज्य हैं, उनको समाहित करते हैं। और समूह डी में केंद्र शासित प्रदेश और शहर शहर राज्य है। तो अगर देखें कि जो निर्यात सूचकांक है वो समग्र रैंकिंग में शीर्ष चार राज्यों में गुजरात क्या है, नंबर 1 पे है। ठीक, निर्यात सूचकांक में नंबर 1 कौन है, गुजरात है। वहीं दूसरे नंबर पे कौन है, महाराष्ट्र है। तीसरे नंबर पे कर्नाटक है और चौथे नंबर पे क्या है, तमिलनाडु है। ये तटीय था या सिर्फ समग्र रूप से देखा जाए तो की बात। भू आबद में देखें तो लैंड लॉक में नंबर 1 पे कौन है, हरियाणा है। ये ध्यान रखना, ये हरियाणा है लैंड लॉक में। वहीं उत्तर प्रदेश क्या है, दूसरे स्थान पे है निर्यात सूची में। ठीक, और किस में आता है, लैंड लॉक्ड राज्य में। ठीक, अगर इसमें समग्र रैंकिंग में देखें तो सबसे निचला स्थान किसको मिला है, तो वो लक्षद्वीप को मिला है। किसको मिला है, वो लक्षद्वीप को मिला है। जबकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को 35वां और 34वां स्थान मिला। तो ये उतना नहीं है। तो सबसे निचला स्थान पे कौन है, लक्षद्वीप है। भारत 5वां सबसे मूल्यवान शेयर बाजार बन गया है। तो 5वां शेयर बाजार बन गया है, मूल्यवान शेयर बाजार बन गया। तो दुनिया के शीर्ष शेयर बाजार का मूल्य देखें तो अमेरिका का सबसे ज्यादा है 47.32 ट्रिलियन डॉलर। उसके बाद चीन का है। भारत का कितना है, तो 3.21 ट्रिलियन डॉलर है शेयर बाजार का मूल्य, और ये 5वां बन गया है दुनिया का। ठीक, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क, महिलाओं का पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क कहाँ खोला गया, यही पूछ लिया जाए तो हैदराबाद में हुआ। ठीक है, 8 मार्च महिला दिवस के दिन, ठीक है, 8 मार्च 2022 को इस महिलाओं के पूर्ण स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किया गया। कहाँ, हैदराबाद तेलंगाना में। ठीक है, 100% महिला स्वामित्व वाले इस पार्क को फिक्की महिला संगठन, फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ तथा तेलंगाना सरकार की भागीदारी से स्थापित किया गया। तो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन एफएलओ तथा तेलंगाना सरकार की भागीदारी से ये पहला औद्योगिक पार्क पूर्णतः महिला स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क का स्थापना किया गया। महिला उद्यमियों में हेतु 10% की सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, इस पार्क में जो महिला उद्यमी होंगे उनको 10% क्या किया जाएगा, सब्सिडी दिया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कच्चे इस्पात का उत्पादन में वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा निकाला गया है। इसमें देखें तो क्रूड स्टील में उत्पादन में चीन नंबर 1 पे है, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे नंबर पे जापान है। ये ध्यान रखना। रैंकिंग लिस्ट देखो तो चीन नंबर 1 पे है और 21 में 1032.8 मिलियन टन कच्चे इस्पात का उत्पादन किया। वहीं भारत दूसरे नंबर पे है, 118.1 मिलियन टन का क्या कच्चे क्रूड स्टील का उत्पादन किया। तो दूसरे नंबर पे है इंडिया, ये ध्यान रखना। तीसरे नंबर पे जापान है, चौथे नंबर पे संयुक्त राज्य अमेरिका, 5वें नंबर पे रूस है। नेक्स्ट है लीड्स रिपोर्ट 2021। ये मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉजिस्टिक ईज पर लीड्स रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया। तो किस पे जारी किया गया, तो ये लॉजिस्टिक ईज पे लीड्स रिपोर्ट जारी किया गया। किसके द्वारा, पीयूष गोयल के द्वारा। कौन तैयार करता है, तो अर्नेस्ट एंड यंग एलएलपी द्वारा तैयार किया जाता है। ध्यान रखना, ये कौन तैयार करता है, अर्नेस्ट यंग एलएलपी द्वारा तैयार किया जाता है लीड्स रिपोर्ट 2021 के सूचकांक में देखें तो गुजरात, हरियाणा और पंजाब ये शीर्ष पे है। तो गुजरात नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पे हरियाणा, तीसरे नंबर पे कौन है, पंजाब है। वहीं नॉर्थ ईस्ट राज्यों और हिमालय केंद्र शासित क्षेत्रों में देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर क्या है, शीर्ष स्थान पे है। जम्मू कश्मीर शीर्ष स्थान पे। दूसरे नंबर पे कौन आ जाता है, सिक्किम आ जाता है। ठीक है, अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली क्या है, शीर्ष स्थान है। अन्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली क्या है, शीर्ष स्थान है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड ने लीड्स 2019 रैंकिंग की तुलना में अपने स्थान से उल्लेखनीय सुधार किया है। कौन, उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड। ठीक, ये शीर्ष सुधारकर्ता के रूप में सामने आए हैं। तो शीर्ष सुधारकर्ता में उत्तर प्रदेश, झारखंड और उत्तराखंड आया। ठीक है, इन राज्यों को स्कोर 2021 में कितना मिला है, तो उत्तर प्रदेश को 3.25, वहीं 3.09 पर दिया गया है झारखंड को, और स्कोर दिया गया है उत्तराखंड को 3.09। ठीक, लीड्स रिपोर्ट में देखें तो रैंकिंग से पुदुचेरी, लद्दाख, दमन दीव, दादर एंड नगर हवेली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप को बाहर रखा गया। लीड्स रिपोर्ट इनका निकाला नहीं गया। अब नेक्स्ट है पीएम मित्र पार्क। वेरी इंपॉर्टेंट, ये वस्त्र मंत्रालय ने 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अप्रैल, इसी को बोला जाता है पीएम मित्र। ये 7 पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र और परिधान पार्कों की स्थापना है तो अधिसूचना जारी किया है। कौन, वस्त्र मंत्रालय। कितना बनाएगा, 7
पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे, ध्यान रखना 7 पीएम मित्र पार्क बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है कि पीएम मित्र जो है, ये पीएम मित्र प्रधानमंत्री 5F विजन से प्रेरित है। 5F विजन क्या है? फॉर्म, फाइबर, फैक्ट्री, फैशन, फॉरेन। तो पीएम मित्र ये 5F से क्या है? प्रेरित है। तो ये जान जाओ कि ग्रीनफील्ड या ब्राउनफील्ड स्थलों पे 7 पीएम मित्र पार्कों की स्थापना किया जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना 7 पीएम मित्र। और कौन मंत्रालय? तो वस्त्र मंत्रालय। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, पीएफसी को महारत्न का दर्जा दिया गया। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, इसको क्या महारत्न कंपनी का दर्जा दे दिया गया। अब कुल महारत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गई। तो जिसमें 11 में कौन कौन है? भेल है, बीपीसीएल है, सीआईएल है, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल है, आईओसीएल है, एनटीपीसी है, ओएनजीसी है, सेल है, पीजीसीआईएल है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचपीसीएल है, पीएफसी 11वें नंबर पे ज्वाइन किया है। अगर नवरत्न कंपनियों की कुल संख्या देखें तो कितना है? 13। वही महारत्न कंपनियों को कितना बताया? 11। ठीक है, 19 में पीजीसीआईएल और एचपीसीएल को महारत्न का दर्जा प्राप्त दिया गया था 2019 में। भारत का पर्यटन रिपोर्ट जो निकला, पर्यटन रिपोर्ट में तो देखा गया 2020 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटन आगमन के स्रोत में सबसे पहला नंबर कौन था? तो बांग्लादेश प्रथम स्थान पे, जबकि दूसरे नंबर पे कौन था? राज्य अमेरिका आया था। तो भारत पर्यटन रिपोर्ट के अनुसार विदेशी पर्यटक, कौन से विदेशी पर्यटक भारत में सबसे ज्यादा आए? तो बांग्लादेशी आए, उसके बाद यूएस वाले आए दूसरे नंबर पे। नेक्स्ट पर्यटक रिपोर्ट में घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी के संदर्भ में देखें तो 5 राज्य हैं। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा घरेलू पर्यटकों की हिस्सेदारी में देखें तो सबसे ज्यादा तमिलनाडु में, देन दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे नंबर पे कर्नाटक, चौथे नंबर पे आंध्र प्रदेश और 5वें नंबर पे तेलंगाना। वहीं विदेशी पर्यटक के आगमन में देखें राज्यों की भागीदारी, तो सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक कहाँ है? महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है और चौथे नंबर पे दिल्ली है। तो ये ध्यान रखना। ठीक है, घरेलू पर्यटक में बताया नंबर 1 पे कौन है? तमिलनाडु है। वहीं अगर विदेशी पर्यटक के आगमन में देखा तो महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, उत्तर प्रदेश घरेलू में दूसरे स्थान पे है। वहीं विदेशी के मामले में देखें तो उत्तर प्रदेश क्या है? तीसरे, विदेशी पर्यटक के आगमन में तीसरे स्थान पे है। नेक्स्ट है उभरते सितारे कोष। उभरते सितारे कोष ये एमएसएमई जो एमएसएमई है उनकी सहायता है, तो एमएसएमई कंपनियों की सहायता है तो उभरते सितारे कोष का शुभारंभ कहाँ से किया गया? तो लखनऊ में किया गया। ध्यान रखना, इसमें एक्सिम बैंक और सीडीबी बैंक द्वारा उभरते सितारे कोष का गठन किसके द्वारा किया गया है? तो एक्सिम बैंक और सीडीबी बैंक द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, उभरते सितारे कोष एक वैकल्पिक निवेश कोष है, एक वैकल्पिक निवेश कोष है। इस कोष का आकार 250 करोड़ रुपए है, जिसमें 250 करोड़ रुपया ग्रीन शू विकल्प शामिल है। ठीक है, तो 250 करोड़ रुपया इसमें कोष में शामिल है। कौन से? तो उभरते सितारे कोष में 250 करोड़ रुपया। ध्यान रखना, केवल एक है कि सीरा राखोंग या हैथी मिर्च और टामलोंग संतरे को जीआई टैग मिला। ठीक है, तो सीरा राखोंग या हैथी ये मणिपुर के और टामलोंग संतरे भी मणिपुर के हैं, इन दोनों को क्या मिला? जीआई टैग मिला। ठीक, इसको हम लोग पढ़ चुके हैं। कांडला देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र है। एसईजेड, ग्रीन एसईजेड बोला जाए तो वो देश का पहला हरित विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र कौन बन गया है? कांडला बन गया है। ठीक, कांडला विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र देश का सबसे पुराना निर्यात जोन है। ध्यान रखना, देश का सबसे पुराना एक्सपोर्ट जोन पूछा जाए तो कांडला मारना। अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट है वैश्विक प्रेषण पे विश्व बैंक की रिपोर्ट। तो वैश्विक प्रेषण पे रिपोर्ट कौन निकालता है? विश्व बैंक निकालता है। ठीक है, ये विश्व बैंक द्वारा माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ 36 का नवीन संस्करण ये जारी किया गया। अब देखो, भारत 89.4 बिलियन डॉलर प्रेषण रेमिटेंस प्राप्त होने का अनुमान है। कितना? 89.4 बिलियन डॉलर प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्त होने का अनुमान है किसका? भारत का। अगर वैश्विक स्तर पे देखा जाए तो भारत सबसे बड़ा प्रेषण या रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश है। उसके बाद भारत के बाद कौन सा है? मैक्सिको है, देन चीन है, उसके बाद फिलीपींस है और लास्ट में देखें तो मिस्र है। तो भारत के बाद मैक्सिको, चीन, फिलीपींस और मिस्र है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं, भारत का विदेशी ऋण दिसंबर अंत तक कितना हो गया था? तो 614.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा था। भारत का विदेशी ऋण दिसंबर अंत तक कितना रहा? 614.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट पूछा जाता है कि विदेशी ऋण में सबसे अधिक अगर ऋण लिया जाता है तो किसमें? तो सबसे अधिक ऋण देखें विदेशी ऋण में तो अमेरिकी डॉलर में लिया गया है। उसके बाद ऋण देखें दूसरे नंबर पे तो जो ऋण लिया गया है वो रुपये में लिया गया है और तीसरे एसडीआर के रूप में ऋण लिया गया है। चौथे पे देखें तो एन के रूप में सबसे ज्यादा ऋण लिया गया और 5वें रूप में देखें तो यूरो के रूप में ऋण लिया गया। तो ध्यान रखना कि डॉलर से सबसे ज्यादा ऋण लिया गया, उसके बाद रुपीज जो है उससे सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे एसडीआर है जो आईएमएफ का। ठीक है, एसडीआर है, उसके बाद एन है और यूरो है। ठीक, यूरो है
ये हमारा लोन लेने का करेंसी का पार्टिसिपेट, या देखें कि करेंसी कौन से करेंसी में सबसे ज्यादा लोन लिया गया। ठीक, नेक्स्ट है भारत का पहला यूरो ग्रीन बॉन्ड। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 300 मिलियन यूरो का 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया। इसके द्वारा पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा, ठीक है, 7 वर्षीय यूरो बॉन्ड जारी किया गया। कितने मिलियन का? 300 मिलियन यूरो का। भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है। तो भारत की ओर से जारी होने वाला अब तक का पहला यूरो मूल्य वर्ग का ग्रीन बॉन्ड है ये। इसके अलावा यह किसी भी भारतीय एनबीएफसी एनबीएफसी द्वारा जारी किया गया ये पहला यूरो बॉन्ड है। ठीक है, ये पहला यूरो बॉन्ड है। 2017 के बाद भारत से जारी किया गया ये पहला यूरो बॉन्ड है। ठीक, ये भी याद रखना। अप्रैल 2021 में गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड बीएसई में सूचीबद्ध किया गया था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया था गाजियाबाद नगर निगम द्वारा देश का पहला हरित नगर निगम बॉन्ड। किसमें सूचीबद्ध किया था? तो बीएसई में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में। तो लखनऊ के बाद अगर देखें, लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश का ये दूसरा नगर निगम है, और गाजिया नगर निगम, जिसके द्वारा जारी बॉन्ड बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध किया गया। तो पहले लखनऊ नगर निगम का हुआ था सूचीबद्ध, दूसरा गाजियाबाद का। ठीक है, बिटकॉइन को कानूनी मान्यता कौन दिया है? तो अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में या लीगल टेंडर के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। कौन? अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर में वॉलेट को चिवो कहा जाता है, और स्थानीय भाषा में कूल कहा जाता है। इथेरियम और रिपल, ये पूछा जाता है कि इथेरियम और रिपल क्या है? तो ये क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण है। इथेरियम और रिपल क्रिप्टो करेंसी के क्या है? उदाहरण है, जैसे बिटकॉइन है वैसे। नेक्स्ट, अगर देखें कि शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की क्षमता में देखें, वर्ल्ड के सिनेरियो में देख रहे हैं, वर्ल्ड के सिनेरियो में तो 302 गीगावाट शामिल है नवीकरणीय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी में। वर्ल्ड में कितने? 302 गीगावाट। सोलर से 168 गीगावाट, वहीं विंड से 93 गीगावाट, हाइड्रो से 25 गीगावाट, और बायोमास से 10 गीगावाट, अन्य नवीकरणीय से देखा जाए तो 6 गीगावाट। तो इसमें सीक्वेंस देखें रिन्यूएबल में, तो सोलार है, सोलार के बाद हमारा विंड आता है, विंड के बाद क्या आता है? हाइड्रो आता है, उसके बाद बायोमास आता है। ये वर्ल्ड के सिनारियों में अभी भी रिन्यूएबल एनर्जी के उत्पादन का क्रम देखा जाए। ठीक है, अगर वैश्विक स्तर पर देखें तो चीन सर्वाधिक 54.9 गीगावाट सौर ऊर्जा क्षमता का स्थापना किया है। कौन? चीन सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा में। वहीं 27.3 गीगावाट के साथ यूएस क्या है? दूसरे स्थान पे है, जबकि 14.2 गीगावाट के साथ भारत क्या है? तीसरे स्थान पे। याद रखना। तो सौर ऊर्जा में देखें तो चीन नंबर 1 पे है, देन यूएस है, उसके बाद इंडिया है तीसरे नंबर पे। ठीक, और इंडिया कितना? 14.2 गीगावाट सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन किया है। वैश्विक स्तर पे स्थापित कुल सौर ऊर्जा की क्षमता में देखें तो चीन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है, जापान है, और जर्मनी, उसके बाद भारत है। वैश्विक स्तर पर स्थापित कुल सौर ऊर्जा क्षमता की बात करें तो ये है। ठीक है, लेकिन गीगावाट में बात करें तो इंडिया तीसरे नंबर पे है। एशियन डेवलपमेंट आउटलुक कौन निकालता है? तो एडीबी निकालता है, एशिया विकास बैंक निकालता है। इसमें बताया गया है कि विकासशील एशिया की जीडीपी वृद्धि दर कितना रहेगा? 2022-23 के लिए 5.2% रहेगा। वहीं 23 के लिए कितना बताया है? 5.3% रहने का अनुमान है एशिया के जीडीपी ग्रोथ। एडीबी ने भारत के लिए 2021 में वृद्धि दर कितना बताया था? 8.9% अनुमान लगाया था। वहीं 22 और 23 की देखें तो 22 में 7.5% और 23 में कितना? 8% की बात करी थी। 2020 में ये -6.6% रहने का अनुमान लगाया था कौन? एडीबी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन निकालता है? वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट कौन निकालता है? विश्व बैंक समूह निकालता है। ये अर्धवार्षिक रिपोर्ट है। कैसा है? अर्धवार्षिक है, हर 6 महीने पर निकाला जाता है। तो अगर देखें तो इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में बात किया गया है। तो 21 में कितना? 8.3, जबकि 22-23 में कितना बताया गया है? 8.7, और 23 में कितना बताया गया है? 6.8% आर्थिक वृद्धि दर रहने की बात कही है कौन? विश्व बैंक समूह के द्वारा प्रकाशित वैश्विक आर्थिक संभावनाएं रिपोर्ट में 21 में 8.3% जीडीपी ग्रोथ की बात कही है। वहीं 22 में कितना? 8.7%, 23 में 6.8% रहने का अनुमान लगाया है। वहीं विश्व के रिपोर्ट में देखें तो वैश्विक स्तर पे कितना जीडीपी ग्रोथ होगा? तो 5.5 का। वहीं 2020 में कितना था? तो -3.4 रहा था। ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक वृद्धि दर 8.3% किसका अनुमान है? भारत का। ठीक, ब्रिक्स देशों में सबसे ज्यादा 8.3 भारत का अनुमान है 21 में रहने का। उसके बाद चीन का है 8%, ब्राजील का 4.9, तो ऐसे कम है। तो सबसे ज्यादा भारत का अनुमान है। नेक्स्ट है विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट निकालता है कौन? निकालता है तो आईएमएफ निकालता है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष निकालता है। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट आया अप्रैल वाले में, किस नाम से है आया? तो वार सेट बैक एंड ग्लोबल रिकवरी, वार सेट्स बैक द ग्लोबल रिकवरी। भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 2021 में कितना बताया गया है? इसमें 8.9% दर्ज की गई है।
वहीं 22 में कितना बताया गया है 8.2, 23 के लिए कितना बताया गया है जीडीपी वृद्धि दर 6.9% रहने का अनुमान है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत के सबसे मूल्यवान हस्तियों में देखा जाए तो ये डफ एंड फेल्प्स द्वारा ये निकाला जाता है। डफ एंड फेल्प्स क्रॉल बिजनेस द्वारा ये क्या निकाला जाता है, भारत के सबसे मूल्यवान हस्तियों का रिपोर्ट निकाला जाता है। उसमें सबसे मूल्यवान के रूप में विराट कोहली है, ठीक है, लगभग 185.7 मिलियन डॉलर की ब्रांड वैल्यू के साथ। तो दूसरे नंबर पे कौन है, अभिनेता रणवीर सिंह है। कौन, रणवीर सिंह। और तीसरे नंबर पे अक्षय कुमार, और चौथे नंबर पे आलिया भट्ट, और फीमेल में देखा जाए तो नंबर 1 पे आलिया भट्ट है। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट ये प्रकाशित किसके दिया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये जारी किया जाता है रिपोर्ट। कौन, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावना रिपोर्ट। 2021 के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में देखें तो 5.5% रहने का अनुमान है 21 में। यही यूएन द्वारा जो भारत के बताया गया, तो 2020 में कितना 7.1, 21 के लिए 9, वहीं 22 के लिए 6.7 और 23 के लिए कितना अनुमान बताया गया 6.1 बताया गया। नेक्स्ट है IIFL वेल्थ हुरून इंडिया रिच लिस्ट जारी किया गया। तो नंबर 1 पे कौन है, मुकेश अंबानी है। दूसरे नंबर पे गौतम अडानी एवं परिवार है। तीसरे नंबर पे शिव नडार है और उनके परिवार है। तो ये 3 याद रखना। OECD आर्थिक परिदृश्य 2021, OECD द्वारा आर्थिक परिदृश्य अंतरिम रिपोर्ट, OECD इकोनॉमिक आउटलुक इंटरिम रिपोर्ट को प्रकाशित किया है। इसमें अगर देखें तो अंतिम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक जीडीपी की वृद्धि कितना दर रहने का अनुमान बताया गया है, तो 21 में बताया गया है 5.7%, वहीं 22 के लिए 4.5% बताया गया, ठीक। OECD ने भारत के लिए क्या बताया, 20 के लिए -7.3, 21 के लिए 9.7, 22 के लिए 7.9 बताया। नेक्स्ट है वैश्विक सूचकांक में देखें तो अरबपतियों की फोर्ब्स सूची जारी किया गया। ये 36वीं रिपोर्ट जारी किया गया। इसमें देखा जाए तो इम्पोर्टेंट में सबसे नंबर 1 पे एलन मस्क सबसे विश्व के धनी व्यक्ति के रूप में 219 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ विश्व के सर्वाधिक धनी व्यक्ति कौन हो गए हैं, एलन मस्क हो गए। दूसरे स्थान पे देखें तो अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस हैं, ठीक। वहीं तीसरे नंबर पे देखें तो बर्नार्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली है तीसरे नंबर पे। विश्व की सबसे धनी महिला फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली है। विश्व की सबसे धनी महिला फ्रेंकोइस बेटनकोर्ट मेयर्स एंड फैमिली है, ध्यान रखना। ये फोर्ब्स के जो अरबपतियों की सूची जारी हुई है उसमें सर्वाधिक अमीर भारतीय मुकेश अंबानी 10वें स्थान पे हैं। किस स्थान पे, 10वें स्थान पे हैं। भारतीय महिला के अरबपतियों में देखें तो सावित्री जिंदल एंड परिवार ये 91वें स्थान पे शामिल हुई है। तो भारत की तरफ से महिला अरबपति में कौन शामिल हुई है, सावित्री जिंदल एवं परिवार। वहीं हरून ग्लोबल रिच लिस्ट देखें तो चीन में सर्वाधिक अरबपति हैं जिनकी संख्या कितनी है 1133। अमेरिका में अरबपतियों की संख्या दूसरे नंबर पे देखें तो 716 के साथ दूसरे नंबर पे है। वहीं तीसरे नंबर पे देखें तो तीसरे नंबर पे 215 अरबपतियों के साथ भारत क्या है तीसरे नंबर पे। तो नंबर 1 पे कौन है, चीन। नंबर 2 पे यूएस। तीसरे नंबर पे कौन है, तीसरे नंबर पे है हमारा, तीसरे नंबर पे है इंडिया। तो अगर देखा जाए टोटल चीन और अमेरिका को मिला दिया जाए तो 50% से अधिक अरबपति केवल ये 2 कंट्री में रहते हैं, कहाँ, चीन और अमेरिका में। नेक्स्ट हमारा है फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रिपोर्ट। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 रिपोर्ट में देखें तो सबसे नंबर 1 शीर्ष पे कौन सी कंपनी है, वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। वहीं पे भारत के देखें तो फॉर्च्यून ग्लोबल 500 में भारत की 7 कंपनियां शामिल हैं। भारत की 7 कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्री को 155वां रैंक मिला है। 205वीं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल एंड नेचुरल गैस, राजेश एक्सपोर्ट्स और टाटा मोटर्स ये शामिल हैं हमारे भारतीय कंपनियां ग्लोबल 500 के लिस्ट में। चेयरेबिलिटी इंडेक्स में देखें तो इस बार इंडोनेशिया क्या था, शीर्ष स्थान पे हासिल है और 2018 की भांति में 2018 में भी था। और भारत क्या है, इसमें 14वां स्थान भारत को मिला है, ठीक है। ब्रिक्स देशों में भारत ही टॉप 20 में शामिल है, ठीक। विश्व क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक, वैश्विक क्रिप्टो स्वीकार्यता सूचकांक कौन निकालता है, चैनलिस्ट द्वारा निकाला जाता है। इसमें 154 देशों को क्या किया गया है, शामिल किया गया है। इसमें भारत देखें तो भारत की स्वीकार्यता दूसरे स्थान पे है। क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता भारत के किस स्थान पे, दूसरे स्थान पे है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वो दूसरे स्थान पे भारत की स्वीकार्यता है क्रिप्टो करेंसी की। वहीं पहले स्थान पे कौन है, वियतनाम है। और तीसरे स्थान पे पाकिस्तान है और चौथे स्थान पे कौन है, यूक्रेन है, ठीक। यूएस और चीन का स्थान 8वां है, यूएस का, और चीन का स्थान है 13वां क्रिप्टो करेंसी के स्वीकार्यता में। तो ध्यान रखना क्रिप्टो करेंसी की स्वीकार्यता में 154 देशों का शामिल किया गया था इस इंडेक्स में। और इस इंडेक्स में भारत दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे कौन है, वियतनाम है, ठीक है। तीसरे नंबर पे पाकिस्तान है, ठीक। तो ये हमारा आर्थिक परिदृश्य खत्म होता है। यहाँ पे आप 1-2 बार इसको रिवीजन कर लीजिए। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएंगे तो जितना टॉपिक हमने बताया है वहीं से कवर हो जाएंगे,
ठीक है, होलिस्टिक रूप से पूरा देखा गया ये आर्थिक परिदृश्य को। चलिए, थैंक यू सो मच।